दोपहर 3 बजे विजय विक्रम सिंह ने दिव्य कुमार का स्वागत किया। हे शुभारंभ मंगल बेलाई, सपनों की डहरी पे दिल की बाजी रे शहनाई शहनाई। इशकजादे की कहानी ऐसी है कि मेरा भांजा पैदा हुआ था, मेरी बड़ी सिस्टर का बेटा था एंड पैदा होता ही थोड़ा सा बीमार हो गया था। इमोशनल मोमेंट था हमारी फैमिली के लिए, बिकॉज पहला ग्रैंड चाइल्ड मेरे मॉम डैड के लिए। और मेरे 2 कज़िन भाई थे, हम चारों जन लेट के ब्लड दे रहे हैं और वो फ़ोन अमित त्रिवेदी का उस टाइम पे आया मुझे। तो मैंने फ़ोन उठाया, मैंने हेलो, हाँ अमित त्रिवेदी बोल रहा हूँ। और मैंने बोला कि कौन, तो मेरे हाथ से फ़ोन गिर गया। आफतों के परिंदे इशकजादे, दिस वॉज माई फर्स्ट खतरनाक सॉन्ग। हाँ, 1 या 2 दिन बाद उन्होंने मुझे यशराज स्टूडियो बुलाया, जो मेरे लिए बोलते हैं ना मक्का बोलो या मंदिर बोलो, वो सब कुछ था वो। और हवन कुंड मस्तों का झुंड सुनसान रात, अब ऐसी रात रख दिल पे हाथ हम साथ साथ, बोलो क्या करेंगे, हवन करेंगे हवन करेंगे हवन करेंगे। कोई ऐसे विश लिस्ट में भी है जो मैं सबसे ऊपर मेरा वो शाहरुख खान थे मेरे लिए, कि मैं उनके लिए कभी कुछ गाऊं। जब रिजेक्ट होता था ना इंडियन आइडल और ये सारी चीज़ें, मैं मन्नत के बाहर जाके रोता था। और जब मैंने पहली बार वर्ल्ड कप का गाना गाया था ना, मैं पैदल मन्नत गया फिर रोया थैंक यू बोलने के लिए। तो मेरे लिए वो वाला कनेक्शन है। मदवा पी के प्रेम का हम है तनिक बोरा ऐसे, 0 फिल्म का गाना था। कसम से जियरा चकना चूर है इशकबाजी में, 11 वाला वर्ल्ड कप का गाना था जो हम जीते थे। हो एड़े पेड़े दे घुमा के, आरे पारे दे घुमा के, वो भी मैंने गाया, मैंने घर पे बताया नहीं था। एंड मेरी मॉम के लिए वो सरप्राइज़ मैंने रखा था कि यार। फिर एक दिन मैं घर में बैठ के टीवी देख रहा हूँ, स्पोर्ट्स ही देखता रहता था मैं हमेशा, तो एक ऐड आई थी बीच में जिसमें 2011 वर्ल्ड कप आ गया, म्यूट पे था, वॉल्यूम बढ़ा तो वो एड़े पेड़े चल रहा है, दे घुमा के चल रहा है। और फिर मम्मी अंदर से भागते, बोली ये तेरी आवाज़ थी, वर्ल्ड कप का एंथम है जो मैंने गाया है। तो बोली तू मेरे को कब बताएगा। वो खुश हो गई, वो पागल हो गई। वैसे मुझे बड़ा घबराहट होती थी कि अब ये बोलेंगे अरे खराश आ रही है, अब मैं उसको ठीक कैसे करूँ, क्योंकि वो तो अंदर इनबिल्ट है। तो वो चीज़ें मुझे बड़ा डिप्रेस करती थी। और फिर पापा मम्मी थोड़ा सा ज़्यादा वो हो जाते थे कि यार तेरी आवाज़ साफ़ क्यों नहीं हो रही, साफ़ क्यों। उस ज़माने में मेरी आवाज़ को एज ए प्लेबैक सिंगर नहीं देखा जा रहा था। तो ये इस उम्र में ही वो नेगेटिविटी आ गई, चालू हो गई थी। हाँ, छल्ली कर दे सीना मेरा, दाग दे सारी गोलियां ने, अज मेरा जी करदा मर जाने, अज मेरा जी करदा मर जाने। मैं रिकॉर्डिंग करने जाता था ना, मेरे अंदर वही टेंशन रहता था कि यार कोई ये ना बोल दे कि यार आवाज़ तुम्हारी खराश वाली। मैं बड़ा नर्वस हो जाता था, क्योंकि वो डिप्रेशन या वो डर मुझे हमेशा ये रहता ही था कि यार मैं गाऊंगा सामने वाला रिजेक्ट कर देगा। तो वो डर हमेशा मुझे रहा। तो मैं रियलिटी शो के लिए कभी बना ही नहीं था। मतलब बहुत सारे लोगों का कम समय भी लगता है जिनको अच्छी गाइडेंस मिली हो, बट मुझे वो नहीं मिली थी। एंड वो डिप्रेशन की वजह से मैं बहुत सारी चीज़ें निगलेक्ट करता था कि यार मुझे नहीं लगता मैं सिंगर बन पाऊँगा। मेरी आवाज़ ही पहचान है गर याद रहे। कहते हैं ना, योर वॉइस इज़ योर यूनिक आइडेंटिटी इन साउंड। पर क्या हो कि अगर वही आवाज़ आपके डिप्रेशन का कारण बन जाए, वही आवाज़ की यूनिकनेस आपको कर्कशता लगने लगे, आप उस आवाज़ से नफरत करने लगे। लेकिन फिर एक समय ऐसा आए कि उस आवाज़ पर पूरा देश झूमने लगे। आज का ये संवाद बहुत ख़ास है, क्योंकि आज मैं एक ऐसे शख्स के साथ हूँ जिनकी आवाज़ ही उनकी पहचान है, जिनका अलग अंदाज़ ही उनकी पहचान है। इसलिए हम उनका चेहरा पहले नहीं दिखाएंगे, पहले हम उनकी आवाज़ सुनाएंगे आपको। हे शुभारंभ मंगल बेलाई, सपनों की डहरी पे दिल की बाजी रे शहनाई शहनाई। दोपहर 3 बजे विजय विक्रम सिंह ने संवाद में दिव्य कुमार का स्वागत किया। थैंक यू बिग बॉस। आज बड़ी ख़ास सी चीज़ है कि हम दोनों ही आवाज़ से जुड़ा हुआ काम कर रहे हैं जी। और हमारी ज़िंदगियों में कुछ ऐसे हादसे हुए हैं
जो हम दोनों को जोड़ते हैं, तो उसके बारे में बात करेंगे। लेकिन सबसे पहले संगीत जो है, मुझे लगता है ईश्वर का आशीर्वाद है, और अगर वो विरासत में मिले तो उससे बड़ा तो आशीर्वाद कुछ हो ही नहीं सकता। बिल्कुल सर, ऐसा लगता है जैसे खजाना खुल गया हो। बिल्कुल। आपकी विरासत, आपके संगीत का ये जो सफ़र रहा है, ये बताइए। सफ़र सर मेरे ग्रैंडफादर ने शुरू किया था, पंडित शिवराम जी, जो जोधपुर में रहते थे। राजस्थान से हम लोग बिलोंग करते हैं, और बहुत कम उम्र में उन्होंने बहुत सारा म्यूज़िक, पंजाबी म्यूज़िक किया था। जब पार्टीशन नहीं हुआ था तो लाहौर में और जोधपुर में, राजस्थान में, यहाँ बहुत सारा उन्होंने काम करते थे। म्यूज़िक कंपोज़र थे, अच्छा गाते थे बहुत, और उनकी वजह से म्यूज़िक हमारी फैमिली में एक विरासत के तौर पे सबको मिला। और उनके जितने भी बच्चे थे, जो हैं 8 उनके बच्चे थे, उन सारे ही म्यूज़िक में, और सभी ने म्यूज़िक सीखा, और बहुत सारा म्यूज़िक उनको अपने आप दादाजी की वजह से गिफ्ट में मिला। और उसी तरीके से जो तीसरी जनरेशन जो हमारी आई, उसमें भी मुझे ये आशीर्वाद मिला मेरे ग्रैंडफादर का। और वही अब हर जनरेशन में हमारी फैमिली में, मैं हमेशा बोलता हूँ कि हमारी पूरी फैमिली मिलके अगर कोरस गाएगी तो कोई बेसुरा नहीं गाएगा। क्या बात। सो इतना समझ, इतनी तालीम या सुर की और ताल की समझ हमारे घर में सारे ही जितने भी बच्चे हैं, माँ बाप हैं, जो अब जन्म ले रहे हैं, उनके अंदर भी कहीं ना कहीं वो आशीर्वाद के रूप में म्यूज़िक आ ही रहा है। तो ये सच बात है, विरासत में मिली हुई चीज़ तो बहुत मतलब इससे बड़ा आशीर्वाद कुछ हो ही नहीं सकता। तालीम की आपने बात करी, आपकी तालीम संगीत की कब शुरू हुई? मेरी तालीम ऐसे कोई शुरू नहीं हुई थी। मैं मेरे डैड म्यूज़िशियन हैं, पापा ढोलक बजाते हैं, तबला बजाते हैं। तो बॉलीवुड की जितनी भी 90s का जो एक गोल्डन एरा हमारी जनरेशन का था, उन सारे गानों में उन्हें मेरे पापा ने एज ए परकशनिस्ट काम किया है। तो बचपन से ही मुझे स्टूडियोज़ जाने का बड़ा शौक़ था। तो मैं उनके साथ में उनकी रिकॉर्डिंग्स में जतिन ललित की रिकॉर्डिंग, अन्नू मलिक की रिकॉर्डिंग्स, कुछ उनके फेमस गाने अगर आप बता सकें। फेमस तो सर 90s का जो भी गाना बोल दो। अच्छा। तो आनंद मिलिन सर के साथ में मेजर उन्होंने बहुत काम किया। ओके। आनंद मिलिन की अनाड़ी का फूलों सा चेहरा तेरा, या DDLJ, या देखिए दिव्य, जब आप हैं तो हम फिर गाने के बोल ऐसे कैसे सुन रहे हैं? एक लाइनें अगर 4 गाने उनके। मैंने जब पहली बार समझा था कि पापा क्या करते हैं, या तो पहली बार एक फिल्म आई थी अनाड़ी, हाँ, तब वो गाना बहुत बड़ा फेमस हुआ था, फूलों सा चेहरा तेरा, गलियों की मुस्कान है। तो हम टीवी पे देखते थे, तो मम्मी बोलती ये पापा ने बजाया है, इसमें पापा ने बजाया। तो अब उसके बाद आदत हो गई, जो भी गाने अब पता चलने लगा कि हाँ पापा रोज़ रिकॉर्डिंग में जा रहे हैं। उस ज़माने में सारे म्यूजिशियंस एक साथ रिकॉर्ड किया करते थे, तो वो दौर भी मैंने पापा के साथ देखा है। तो वो जितने भी गानों की रिकॉर्डिंग में मैं जाता था, वो मैंने सुना, वो मेरे याद रह जाता था। फिर वो फिल्म में जब आता था तब मैं सोचता अरे मैं यहाँ पे रिकॉर्डिंग में गया था इसकी। तो वही 90s के मेरे पापा, भगवान शिवराम उनको नाम से जानते। तो मुझे बचपन से रिदम का बड़ा शौक़ था। तो मुझे ये था कि मैं ड्रमर बनूंगा बड़ा होकर। मुझे ड्रम्स आज भी मेरे लिए थोड़ा ज़्यादा पैशनेट चीज़ है जो मैं करना चाहता हूँ लाइफ में। पर 6 या 7 साल की उम्र में, और उससे भी कम उम्र में, मैं जब घर में ऐसे गाते रहते थे, रेडियो बजता था, कभी टीवी चल रहा है, म्यूज़िक चल रहा है, तो गाते और फिर मेरे अंकल आंटीज़ जितने भी थे वो सारे ही गाते थे, तो उनको सुन के ये कॉपी करना शुरू किया। जब वो गाना आया था, इस तरह आशिकी का असर छोड़ जाऊंगा, इस तरह आशिकी, ये सब जब मैं गाता था तब मम्मी सुनती थी चुपके क्योंकि पापा हमेशा रिकॉर्डिंग में या शोज़ होते थे बहुत बड़े बड़े, तो वहाँ पर टूर पे जाते थे। तो मम्मी ने सुना और उन्होंने सोचा कि यार ये तो
सुर में गाता है। ये कितनी उम्र रही होगी? ये 5 या 6 साल की उम्र होगी। तो वहाँ से वो सिलसिला शुरू हुआ है, वो कि धीरे धीरे वो मम्मी सुनती थी, उनको लगता था कि मैं गा सकता हूँ, फिर वो मेरे से गाने सुनती थी, कुछ ना कुछ ऐसे ही टाइम पास करती थी। फिर 1-1.5 साल के बाद में 7 साल की उम्र में उन्होंने ये सोचा कि अब थोड़ा कोशिश करते हैं, बाहर की दुनिया में इसको लेकर जाते हैं। तो पेपर में ऐड जाते थे, उस टाइम पे बच्चों के शोज़ बड़े होते थे। बच्चों की दुनिया एक शो था, एक ट्विंकल ट्विंकल लिटिल स्टार्स था, एक लिटिल वंडर्स एक बहुत बड़ा शो था जो कल्याण जी आनंद जी अंकल चलाते थे। तो उनकी एड्स देख देख के मम्मी मुझे उनकी ऑडिशंस में ले जाती थी। तो ऐसे करके पहले ट्विंकल ट्विंकल लिटिल स्टार्स एक शो था जो डांस ओरिएंटेड था, लेकिन बीच में कुछ गाने भी होते थे। तो मैं वहाँ पे ऑडिशन दिया पहली बार, और उस बंदे ने जब मेरी आवाज़ सुनी तो उसने पता नहीं क्यों आवाज़ सुनते ही मुझे बोला कि इनको कव्वाली याद कराओ। तो मैंने पहली बार हमें तो लूट लिया, जोरा जबी और चढ़ता सूरज, ये सारे गाने याद किए और फिर उनके शोज में चढ़ता मैं सूरज गाता भी था। आपने गाया है? जी, क्या बात। चढ़ता सूरज बचपन में मैं एक बड़ा यूनिक बच्चा था जो गाता था वो कव्वाली। तो दिव्य जी फिर तो, और मेरा भी मतलब मेरे घर वाले परेशान रहते थे कि ये 15-16 साल की उम्र में क्या सुन रहा है ये? चढ़ता सूरज धीरे धीरे, आज जवानी वो पर बहुत बहुत लोगों के करीब, मतलब वो जो लोग सुनते हैं ना जी। उनके दिल के बड़ी करीब होती है। हाँ, तो तो अगर मैंने दो आज जवानी पर इतराने वाले कल पछताएगा, आज जवानी पर इतराने वाले कल पछताएगा, चढ़ता सूरज धीरे धीरे ढलता है ढल जाएगा, चढ़ता सूरज धीरे धीरे ढलता है ढल जाएगा, ढल जाएगा ढल जाएगा ढल जाएगा ढल जाएगा। अजीज अजीज नाज़ा साहब। हाँ ये तो अभी मैंने बड़ा हाँ। रोमांटिक वर्जन गाया, लेकिन इसका दर्द वो ओहो, आवाज़ के थ्रू में है, वो उस कव्वाली का। वो सीधे चीरती हुई आती थी जी, उनकी बिल्कुल। आवाज़। तो वो हमेशा वो एक हाई रहता था अंतरा, जब आज समझ ले वहाँ जाता था ना, तो वो एक बड़ा ऑडियंस के लिए वो बच्चा गा रहा है और ये सब बड़ा वो होता था उस टाइम पे। तो ये सिलसिला कव्वाली और सूफ़ी और ये सारी चीज़ें उस उम्र से ही शुरू हो गई थी, जब उस बंदे ने, टीनू खनेरिया उनका नाम था, जो वो शो चलाते थे, उन्होंने मुझे कव्वाली याद किया। पता नहीं उनको लगा होगा कि मेरी आवाज़ में खनक है जो ऐसे गानों को ज़्यादा सूट करती। और ये 8 साल की उम्र थी? 8 साल, 7-8 साल की उम्र वाह। थी। तो वहाँ से लाइव शो करना का सीन शुरू हुआ था, और मेरे डैड को नहीं पता था कि मैं गाने लगाऊँ। और वो जब अमेरिका टूर से आए थे, और उसके बाद मम्मी ने एक दिन उनको बोला कि आज एक सरप्राइज़ है, आप हमारे साथ चलें। तो बिरला मातेश्वरी में एक शो था, बहुत पुराना, अपना ऑडिटोरियम है टाउन में। तो वहाँ पे मैंने पहली बार स्टेज पे परफॉर्म किया, और पापा ने वहाँ देखा कि अरे ये कैसे हो गया। तो उनको एक सरप्राइज़ मम्मी ने दिया। क्या रिएक्शन क्या था? खुश, गुस्सा या? बहुत ज़्यादा खुश। अच्छा, खुश। मतलब अरे उनको ये था कि, मतलब वो हमेशा ये सोचते थे कि यार म्यूज़िशियन मैं हूँ, मैंने बोझा उठाया है बहुत साल में, उस टाइम पे ट्रेनों में सफ़र होता था तो सामान लेकर जाना, ये कराना, तो वो उनके बड़े में मन में ये टेंशन होता था कि कैसे अपने बच्चों को इतनी वो ये सब चीज़ें करनी पड़ेगी। तो इससे अच्छा कोई ऐसा, मतलब उनको चाहते थे कि पढ़ाई करें, थोड़ा सा कुछ और फील्ड में ट्राई करें, लेकिन मेरे अंदर रिदम बड़ा भरा हुआ था। तो मैं पापा के साथ डांडिया में भी जाता था, तो मैं लकड़ी लेके बजाता था, तो वो बड़ा वो रहते थे। तो उनको ये जब पता चला कि मैं गा सकता हूँ, तो वो बड़ा रिलैक्स हुए, बड़ा खुश हुए। अच्छा। और उनको ये लगा कि कम से कम म्यूज़िक में एक ऐसी चीज़ वो कर पाएगा जहाँ पर सिर्फ वो गला लेके जा सकता है। अरे वाह। तो उनको वो सुकून थोड़ा सा मिला, लेकिन उसके बाद भी मेरा बजाना, रिदम बजाना कम नहीं हुआ। तो परस्यू किया आपने? परस्यू तो नहीं कर पाया, बट मैं जितना भी सीख पाया देख देख के उनको, उतना मैं बजा लेता हूँ। फॉर्मल ट्रेनिंग नहीं कोई? फॉर्मल ट्रेनिंग नहीं। प्लेइंग में? म्यूज़िक, हाँ, प्लेइंग में कोई फॉर्मल ट्रेनिंग नहीं की। सीखना चाहता था मैं, लेकिन कभी मिली नहीं वो तालीम। मेरे को पापा दूर रखते थे उससे। अच्छा। पर मैं दूर रह नहीं पाता हूँ, तो मैं बजा लेता हूँ। तो जब भी कोई शो होता है तब मैं थोड़ी देर के लिए ड्रम बजा लेता हूँ, या कोशिश करता हूँ कि मैं वो करूँ। तुम लोग कंजूस लोग, ड्रम ले आते कम से कम। हैं? इतना भी प्रोडक्शन कॉस्ट नहीं काटने की ज़रूरत थी, ड्रम बजवाते भी मज़ा आता। जी, बट फिर उसके साथ में जो गाने की जो प्रैक्टिस है ना,
वो बस सुन कर ही मैंने किया। अच्छा, फॉर्मल ट्रेनिंग जैसी कोई? ट्रेनिंग बहुत कोशिश की क्लासिकल सीखने की मैंने बचपन में, बिकॉज कुछ उम्र तक तो मुझे समझ ही नहीं आ रहा था कि मैं क्या कर रहा हूँ, कि इतना मैं गा रहा हूँ, अच्छा गा रहा हूँ, क्योंकि क्या गा रहा हूँ कि लोग तारीफ़ कर रहे हैं या तालियां बजा रहे हैं। तो वो समझने में ही थोड़ा सा टाइम लग गया था। लेकिन वो शोज़ करना शुरू हो गया था, स्टेज परफॉर्मेंस करना शुरू हो गए थे, और घर में ही म्यूज़िक इतना सारा था। मेरे अंकल नवीन शिवराम, उन्होंने मुझे बहुत टाइम तक रियाज करवाना, उसकी पलटे ताने ये जो होती उन्होंने सिखाई। फिर मेरी बुआ हैं, उन्होंने मुझे हेल्प किया, और घर के अंदर ही थोड़ा बहुत जितना भी मैं सीख पाया उतना सीखा। और बाकी उस टाइम पे बहुत बड़ी बड़ी जगहों पर पापा ने कोशिश की थी लेकर जाने की, बट कभी कुछ हुआ नहीं, कोई टाइम कंस्ट्रेंट की वजह से, या कुछ लोग यही बोलते थे, दादाजी का नाम सुन के ही बोलते थे कि यार इसको सीखने की क्या ज़रूरत है। तो वो पता नहीं क्यों वैसा लोग बोलते थे, बट वैसी कोई फॉर्मल ट्रेनिंग मैंने कहीं पे ली नहीं। पर जब घर की हवाओं में ही संगीत हो, हाँ, तो समझ तो पैदा हो ही जाती है, बाकी बचता खाली खाली रियाज। रियाज तो रियाज पे कभी कमी? रियाज मतलब बचपन में तो बहुत डांट खाई है मैंने उसके लिए। मतलब होता है ना, 1 घंटा 2 घंटा बच्चा बैठ के रियाज करे, उस उतनी अहमियत उसकी पता नहीं थी मुझे। पता होती है। तो वो आज मुझे से रियलाइज़ होती है कि यार ये रियाज जो बचपन में डांट डांट के कराई जाती थी, वो बहुत ज़रूरी है आपकी करियर में, आपकी आवाज़ के लिए, आपके क्राफ्ट को बेहतर करने के लिए बहुत ज़रूरी है। आज भी हम अब जितने भी बड़े बड़े सिंगर्स को आज हम लोग आइडलाइज करते हैं, वो 24 घंटे में से मेरे ख्याल से 26 घंटे रियाज करते हैं। क्या बात। ऐसे लोगों को मैं जानता हूँ। तो बहुत इम्पॉर्टेंट है रियाज। तो बचपन में हालांकि बहुत लाइटली लेते थे, लेकिन जब धीरे धीरे उम्र बढ़ी और फिर वो आवाज़ चेंज होने वाला जो टाइम आया, जहाँ पर वो डिप्रेशन थोड़ा सा 13-14 वो टाइम साल। आया, तो वहाँ पर उसकी अहमियत ज़्यादा समझ में आने लगी। तो ये जो आवाज़ चेंज होने का, चलिए सीधे वहीं चलते हैं। जब ये टाइम आया तो ये आपकी आवाज़ इस तरह हुई जो जो हाँ, आज मतलब है। वो बचपन से बड़ी होने वाली जो आवाज़ होती है, राइट। तो अब मेल वोकल्स में एक बोलते कंठ फूटता है, कंठ फूटता है। तो वो वाला एक एरा है। वो हर मेल सिंगर की लाइफ में एक ट्रॉमा ही होता है। अच्छा। या तो उसमें आप समझ नहीं, मतलब मेरे डैड, मेरे पापा जब टूर्स पे जाते थे, सोनू भैया भी वहाँ पर नए नए इस्टेब्लिश हुए थे, नए सिंगर बने थे, तो वो भी टूर्स में कभी कभी साथ में होते थे। पापा की बड़ी अच्छी दोस्ती थी उनसे, तो उनसे वो पूछते थे अब बेटे की आवाज़ चेंज हो रही है, तो उन्होंने भी बताया कि अरे बहुत नाजुक मोमेंट होता है एक सिंगर के लिए, तो आप उसको बोलना कि रियाज करे और टेंशन ना ले किसी चीज़ का। मैं तो रोता था, मैं तो मटके में मुंह डाल के गाता था। उन्होंने ये सारे एक्सपीरियंसेस पापा के साथ शेयर किए, क्योंकि घर वालों को भी पता नहीं था कि ये चेंज हो रही जो आवाज़ है इसके साथ में क्या होता है, कैसे क्या करते हैं, बिकॉज सारे म्यूजिशियंस थे मोस्ट ऑफ द टाइम। अच्छा। और मेल सिंगर ऐसा कोई घर के अंदर जो ताऊजी वगैरह थे वो थे, लेकिन कभी वो गाइडेंस उसकी बराबर किसी को उस टाइम पे पता नहीं थी। तो बहुत सारी अलग अलग जगहों से लोगों से पता चला कि उस टाइम पे आपको बहुत ज़्यादा खर्च का रियाज करना होता है, क्योंकि आपकी आवाज़ मैच्योर होती है, तो आपकी आवाज़ को थोड़ा सा राउंडनेस देने के लिए वो एक खर्च बार, का आवाज़। क्योंकि ऑडियंस है, तो खर्च का जो रियाज होता है उसकी अहमियत लो नोट्स के लिए होता है, वो बता दीजिए थोड़ा सा। लो नोट्स मतलब आप अगर काली एक से रियाज करते हैं, तो आप काली एक से नीचे सा नी द प म ग रे सा, मतलब सा तक पहुंचना कोशिश करते रहते हैं कि हम उस ऑक्टेव में, जो पहला ऑक्टेव है, वहाँ पर आप रियाज करें। धीरे धीरे आप मिडिल ऑक्टेव में ऊपर जाते हैं, सा रे गा मा पा धा नी सा रे गा मा पा धा नी धा। अब जहाँ जब जा सकते हैं आप जाएं। आपकी आवाज़ की हर एक की आवाज़ की एक लिमिटेशन होती है। तो उस ज़माने में मेरे अंदर का वो लो नोट्स तो कभी आए ही नहीं, मतलब बहुत अच्छा। टाइम लगा। मेरी आवाज़ बहुत पतली, बहुत मतलब मैं ज़्यादा कॉन्फिडेंट नहीं था अपनी आवाज़ को लेके। तो ये जब फूटी आवाज़, तो ये आवाज़ पतली हो गई। हाँ, पतली हुई और खराश, वो जो खराश। नेचुरल ग्रेन जो मेरी आवाज़ में था बचपन से, वो मुझे मेरी मॉम से ही मिला है शायद, क्योंकि वो हमेशा बात करते करते उसकी आवाज़ में खराश आती है। तो मैंने बोला सारी ऐसी चीज़ें मेरी मॉम से मुझे मिली है।
जो अब यूनिकनेस है, जो Uniqueness, यूएसपी है और बेसिकली। जो बचपन में नहीं बोला जाता, नहीं बिकॉज हम जब छोटे थे तब बॉलीवुड में प्लेबैक सिंगर बनने के लिए एक 70 mm आवाज़ बोलते हैं ना, जो हाँ खुली एक हीरो की आवाज़ होती हाँ, उदित साहब, है। कुमार उदित जी सानू हो गए, जी, हम इवन फ्रॉम किशोर दा, रफ़ी किशोर दा, साहब, हाँ हाँ, हम मेरी फैमिली उनके साथ में ताल्लुकात, उनके साथ में काम किए हुए, तो वो उस ज़माने से आए हैं। हमने सब ने उनके गाने सुने, रियाज़ किया उनके गानों को सुनकर, तो वैसी ही आवाज़ होती थी। और जब 90s का दौर आया, नुसरत साहब जब आए जब उन्होंने कव्वाली को एक अलग पहचान पूरी दुनिया में दी, फिर उनके कुछ गाने बॉलीवुड में आए, वो बॉलीवुड में उन्होंने म्यूज़िक दिया, उनकी आवाज़ सुनने में जब आई, तब मेरे दिमाग में ना वो उस आवाज़ का एक अलग, क्या बोलते हैं, एक अलग हैंग मेरी आवाज़, उनकी आवाज़ का मेरे अंदर रहा। अच्छा, जब मैंने पहली बार PRA सुना था, जब मैंने पहली बार तेरे बिन नहीं लगदा डोलना सुना था। दिव्य, मैं माफ़ी चाहूँगा बीच में टोक दे रहा हूँ, क्योंकि जब आप गाने का नाम लेते हैं ना तो मेरे को बस यही हो जाता है कि एक लाइन तो सुननी पड़ेगी, जैसे PRA अगर। मेरा फेवरेट जी जी हाँ, ये है, जानिया हानिया तू भी सिख कदे दुख सुख बोलना, तेरे बिन नहीं लगदा दिल मेरा ढोलना, तेरे बिन नहीं लगदा दिल मेरा ढोलना। ये मतलब क्या बताऊँ, कच्चे धागे में ये गाने आया था, कच्चे जब धागे, lyrics अजय change हुए देवगन, थे। मनीषा कोइराला जी। इसके लिरिक्स फिर आई थिंक बख्शी साहब ने लिखे थे, और लेकिन जो इसका ओरिजिनल वर्जन नुसरत साहब का है, वो पंजाबी पूरा जी जो जी उन्होंने जी release जी, और वो नोट इतना वो मीठा गाना था, कहाँ, वो बहुत। वो क्या सॉरी मैं बड़ा ही लेमैन से सवाल पूछ रहा हूँ, नुसरत साहब की जो रेंज थी म्यूजिक में कोई ऑक्टेव है उसके लिए? उन्होंने इजाद किया शायद, मुझे ऐसा लगता है कि वो हारमोनियम के ऊपर गाते थे, और सबसे बड़ी क्वालिटी उनकी रेंज की ये थी कि वो कानों को चुभती नहीं थी। जो मैंने बहुत टाइम बाद रियलाइज़ किया कि ऊंचा गाना मतलब एक पर्सपेक्टिव बन गया। आजकल के रियलिटी शोज़ में भी आप देखते हैं कि बहुत ऐसे आते हैं, लेकिन ऊंचा गाना एक, इसको लोग एक ना कला नहीं बोलूँगा कि एक क्या बोलते हैं उसको, एक गिमिक या एक हाँ, उसके तौर पे देखते हैं कि ये एक शोमैनशिप टाइप की लगती है। या देखो हम यहाँ, अरे वो कहाँ गाता है, अरे वो कितना ऊंचा गाता है, बट वो ऊंचा गाने के बाद में आपको दिल को छू रहा है या आपके कान को छू रहा है, ये आपको समझ में नहीं आता। कि आप देख के खुश होते हो, आप सुन के खुश हो रहे हो कि नहीं पता नहीं। तो वो नुसरत साहब की ये क्वालिटी, मैंने हमेशा ये चीज़ सीखने की कोशिश की, और मुझे एक टाइम पर कुछ मेरे दोस्त ऐसे बने थे जिन्होंने मुझे वो टेक्निक सिखाई, वो सुकून में ऊंचा गाने वाली जो टेक्निक होती है ना, वो वाली टेक्निक मुझे सिखाई थी कि बहुत वक्त लगता है उसको पहचानने में कि आप ऊंचा भी गा रहे हो और आपकी आवाज़ लोगों को कानों को चीर भी नहीं रही, आप सीधा दिल में जा रही। तो मैं कोशिश करता हूँ हमेशा कि मैं उस तरीके से उस रेंज में गाऊँ, ज़्यादा चीख पुकार ना लगे। आज भी बहुत सारे गाने ऐसे होते हैं, लोग बेफिजुल में वो स्केल लेके चले जाते हैं कि सर आपका वो वाला गाना है ना, उसकी तरह, मतलब वो गाना अलग था, आपका गाना बड़ा ही अलग है। तो सिर्फ वो आवाज़ सुनने के लिए आप या तो फिर वैसा ही गाना बना दीजिए। ये बताए, ये रोग जो है ये हमारी इंडस्ट्री में भी है। जैसे हमको अगर कोई बुलाएगा, वो हमसे कहेगा कि साहब वो विजय राज ने ऐसे किया था, आप ऐसा कर दिए। भाई वो विजय राज साहब की यूनिकनेस है, आप उनको बुला लीजिए। बिल्कुल। और वो जिस कॉन्टेक्स्ट में उन्होंने एक पर्टिकुलर वॉइस ओवर किया होगा, वो कॉन्टेक्स्ट अलग था, वो फील अलग था। अब वो फील यहाँ अगर आपको चाहिए तो लिखाई भी वैसी होनी चाहिए। बिल्कुल वो सेम रेफरेंसिंग बड़ी, वो आपके साथ में भी, मतलब ये तो मतलब आई एम श्योर होता होगा, बट इस लेवल पे होता है आपके साथ में, ये मुझे आज पता चला। मतलब रिजेक्ट हुए हैं बिकॉज आपकी आवाज़ अगर आपकी, अब जैसे बिग बॉस एक आवाज़ है, मैं सॉरी मैं आपको कट कर दूँ, मैं इसका भी बताता हूँ। सर वो बिग बॉस स्टाइल में बोल दीजिए। अरे यार बिग बॉस में मैं दोपहर 12 बजे, अब आपका प्रोडक्ट मुझे बेचना है, ले आइए नया रिन अब सिर्फ 5 रुपए में, ले आइए नया रिन। अब इसमें तो नहीं बोलेंगे ना,
वहाँ की रिक्वायरमेंट अलग है अलग कि है, दोपहर 12 बजे, वो अलग रिक्वायरमेंट है, अलग उसमें मतलब कभी कभी हमारी रेफरेंसिंग हमारे लिए बड़ी वो खराब हो जाती है। खराब हो जाती है या तो ये तो हम दोनों के अब बड़ी सारी कॉमन चीज़ें Profession। मिल रही हैं, पर अब उस कॉमन चीज़ पे आते हैं जो मेरे दिल के भी बड़े करीब है। हालांकि जिस फेज़ ने मुझे बहुत कुछ सिखाया, मेरा डिप्रेशन का जो फेज़ था, आवाज़ आपका कारण थी उस डिप्रेशन में जाने की। तो क्या एक्सेप्टेंस नहीं आ पाया आवाज़ को लेकर, या एक परसेप्शन बनाया था कि ऐसा होना चाहिए? जी जब बचपन में जो शोज़ करता था ना मैं, बहुत सारे सिंगर्स होते थे। मैं लिटिल वंडर्स में जब गया था तब जावेद अली भाई, श्रेया जी, सुनिधि दीदी और ये सब वहाँ से पास आउट हो चुके थे और मैं वहाँ एज ए परफॉर्मर गया था। तो उसमें भी मैं चढ़ता सूरज एक ही गाना गाता था कल्याण जी आनंद जी का जो लिटिल वंडर्स था। उसके बाद फिर आनंद जी अंकल के साथ में काफ़ी टाइम मैंने उनके साथ शोज़ किए, वर्ल्ड टूर्स किए हमने बहुत सारे। तो बचपन से जो वो 90s के टाइम पे ना, इतना जैसे मैंने बताया कि ऐसी आवाज़ों का चलन शुरू नहीं हुआ था जिसकी ग्रेन्स हैं या खराश जिसको बोलते हैं। तो मुझे बचपन में जब भी रिकॉर्डिंग होती थी कोई, तो मुझे बड़ा डर लगा रहता था कि मेरे को अब ये आवाज़ माइक पे सुने, बिकॉज स्टूडियो के माइक पे अगर आप गाते हो तो आप एकदम आपका असली चेहरा सामने आता है। शो पे तो आप चलो शोर शराबा होता छुप है, जाती हैं चीज़ें, यहाँ पर क्या है ना, हर एक चीज़ सुनाई देती, हर सांस। हर सांस सुनाई देती। तो उसमें मुझे बड़ा घबराहट होती थी कि अब ये बोलेंगे अरे खराश आ रही है और मैं उसको ठीक कैसे करूं, क्योंकि वो तो अंदर इनबिल्ट है तो वो चीज़ें मुझे बड़ा डिप्रेस करती थी। और फिर पापा मम्मी थोड़ा सा ज़्यादा वो हो जाते थे कि यार तेरी आवाज़ साफ़ क्यों नहीं हो रही, साफ़ क्यों। एंड बहुत सारे लोगों ने मुझे नुस्खे बताए, ये मुलेठी होती है, ये फलाना होता है, गर्म पानी पिया करो, आइसक्रीम मत खाओ, अचार मत खाओ, ये मत खाओ। और मुझे ये सारी चीज़ें पसंद थी तो मैं तो बचपन से खाता हुआ आ रहा हूँ। लेकिन अब कौन किसको कैसे समझाए कि ये आवाज़ ऐसी ही है। मतलब आज भी मैं ऐसे ही बात कर रहा हूँ जैसे मैं बचपन में शायद मेरी आवाज़ थी। और वो ग्रेन पता नहीं किसी को नहीं समझ में आ रहा था। एंड ये किस मुझे उम्र हमेशा की बात है तकरीबन? वही उसी समय की बात है ना, 8-9 साल की जब मैं बात कर रहा हूँ, जब हमने शोज़ करना शुरू किया था। बहुत सारे बच्चों की रिकॉर्डिंग्स भी हुआ करती थी, कभी कोई बुला रहा है, कभी कोई ऐसी चीज़ हो रही है, तो वहाँ मैं जाता था। कभी स्वामी नारायण की रिकॉर्डिंग जो थी तो वहाँ पे बच्चों के गाने होते थे तो वहाँ जाता था मैं। पर बहुत टाइम ऐसे होता था कि बिना गाए में आ जाता था, बिकॉज उनको लगता था कि खराश है इसकी आवाज़। तो ये इस उम्र में ही वो नेगेटिविटी आ गई, चालू हो गई थी। हाँ, और उस ज़माने में मेरी आवाज़ को एज ए प्लेबैक सिंगर नहीं देखा जा रहा था। बहुत सारे ग्रुप में ऐसे थे, हम बच्चे थे, बड़े थे, जिनको ऐसा लगता था कि इसको बहुत रियाज़ करना पड़ेगा ये आवाज़ को साफ़ करने के लिए। एंड बस वही दौर था। उसके बाद जब आवाज़ चेंज हुई, आवाज़ चेंज होने के बाद में भी वो ग्रेन तो गया नहीं, बिकॉज वो तो नेचुरल था। एंड लेकिन उस वक्त तक हमारे इंडस्ट्री में नुसरत साहब, सुखी पाजी, कैलाश खेर साहब, ये लोग सब आ चुके थे। अच्छा। अब लोगों को वो एक्सेप्टेंस उस आवाज़ की समझ में आने लगी कि यार अब मुझे लोग है ना, खराश नहीं आती है ना तो बोलता है सर बहुत साफ सुनाई दे रहा। ये आज की बात, अब आज की बात तो वो क्रैक तो चाहिए सर, अच्छा लगता है, वो क्रैक तो चाहिए। अब वो बचपन में जब होती थी तब लोग बोलते थे अरे यार ये क्या ख़राब है ये चीज़, लेकिन आज उसी के लिए मुझे बुलाया जाता है। एंड हमारे बहुत सारे ऐसे, अब तो बहुत सारे सिंगर्स हैं जो उस जॉनर में गाते हैं। सबकी आवाज़ का एक अलग क्रैक है, एक ग्रेन है सबकी आवाज़ में, तो वो आज उसकी रिस्पेक्ट ज़्यादा होती है। तो मैं बचपन से वो जो डिप्रेशन जो मेरा था कि यार मेरी आवाज़, हाँ काफ़ी टाइम तक, मतलब मैं जब जैसे अब भाई को मैं मिला हूँ, उन्होंने अब भी बताया कि सारेगामापा में ये साथ में थे, पर उस टाइम पे ना मैं सारेगामापा में सिलेक्ट तो हो गया था, बिकॉज मैंने बचपन में TVS सारेगामा किया था जब सोनू भैया होस्ट करते थे। वो मैं जीता भी था जब शंकर महादेवन, लुई बैंक्स और शिवामणि जज थे, जो दिल्ली में शूट हुआ था। तो वहाँ तब मैं बच्चा था, 12-14 साल का होऊंगा कुछ, तो वो मैं जीता था। उसके बाद कट टू 2008 में जब मैं ऑडिशन के लिए आया था, तब बहुत सारे उस ज़माने के पुराने लोग मिले थे। तो
संतोष सर जो डायरेक्टर थे वो उस टाइम पे संतोष कैमरामैन शिंदे जी। शेंडे जी, जी, हाँ, जी। उस ज़माने में वो डीओपी हुआ करते थे शायद, गजेंद्र सिंह जी जब डायरेक्टर थे। बट तो संतोष सर को मैं मिला हुआ था बचपन में। गज्जी को ऑफ कोर्स हम लोग जानते थे, वो रियलिटी शो के हमारे गजेंद्र सिंह, इज ओहो, द उस समय पायनियर। हाँ, जो या जो एकता कपूर जी फिक्शन में हुआ करती थी, वो वो गजेंद्र जी रियलिटी शो, नॉन फिक्शन में हुआ करती अंताक्षरी, सारेगामा, सारी चीज़ें उनकी है। उन्हीं की हुआ करती थी। सो तब मैं जीता था, और तब 2008 में जब वो टीम मिली, कुछ कुछ लोग नए आए बिकॉज गज्जी अब चले गए थे, तो नए डायरेक्टर्स आए, नए तो प्रोडक्शन या डायरेक्शन की टीम में पुराने पुराने लोग मिले। तब मुझे वो एक क्या बोलते हैं ना कि पता चलेगा। मैंने उसके पहले बहुत सारे ऑडिशन दे दिए थे, मैं इंडियन आइडल बहुत सारे रियलिटी शोज में रिजेक्ट हो चुका था। अच्छा और तब तक ये आवाज़ का डिप्रेशन चल ही रहा था कि अच्छा, ये अभी वो फेज़ है कि बस घर वालों की शांति के लिए मैं जाता था, कि सबको ये लगता था कि 15 सारे साल लोग के हैं। ऊपर आपका डिप्रेशन, हाँ, मतलब मतलब मैं 14-15 साल की उम्र में, 16 साल की उम्र में चालू हुई वो हाँ। क्रैक होना, और वो कम से कम आई थिंक 6-7 साल तो चला। माय गॉड, बिकॉज जब तक आप 22-23 साल के ऊपर ना पहुँचो, तब तक आपको वो रियाज अगर ना मिला हो, वो आवाज़ आपकी नहीं बनी हो, तब तक वो रहता है। मतलब बहुत सारे लोगों का कम समय भी लगता है जिनको अच्छी गाइडेंस मिली हो, बट मुझे वो नहीं मिली थी। एंड तो वो 6-7 डिप्रेशन की वजह से मैं बहुत सारी चीज़ें निगलेक्ट करता था कि यार मुझे नहीं लगता मैं सिंगर बन पाऊँगा कभी। तो ये जब ऑडिशन हुआ, उसके बाद में सिलेक्ट हुआ, जस्ट एक उसकी फॉर्मेशन बहुत अलग थी, फॉर्मेट अलग हो गया था सारेगामा का। तो मैं एज अ कंटेस्टेंट सिलेक्ट तो हो गया था, लेकिन बैकअप सिंगर्स में था मैं, कि अगर ये निकलेंगे जल्दी तो फिर एक घराने में मेरी एंट्री होगी, तब मुझे वापस मौका मिलेगा। तो वो मौका मिलते मिलते मैं ना बहुत टाइम मैंने रियाज वहाँ पर जाके करना शुरू किया। जो सारेगामापा की जो टीम जो रुकती थी ना, कंटेस्टेंट जहाँ ठहरे हुए थे, 2 लोग थे जो रियाज कराते थे, मुझे याद। 2 लोग मुझे मिले थे। हाँ, वो उन्होंने मुझे रियाज करवाया, मैं उनके साथ ही बैठता था। मतलब टीचर्स होते थे बहुत सारे, फैकल्टी थी, वो सबको एक सुबह 6 बजे से लेके पूरा दिन का एक स्केड्यूल होता था, बच्चों को रियाज कराना, बहुत सारी चीज़ें होती थी। तो वो मैंने 2-3 महीना बड़ा रिलीजियसली किया था। मैं सुबह 7 बजे पहुंच जाता था, मैं सीधा उनके रूम में जाके हम 3 जन रियाज करते थे। उन्होंने मुझे काफ़ी चीज़ें बताई आवाज़ को लेकर, और बिकॉज़ वो 2 लोग, जो एक जो बंदा था वो कलकत्ता में बंगाली सारेगामापा विनर था, शौमेन नंदी, और दूसरा जो था शशि सुमन, जो आज अच्छा म्यूज़िक कंपोज़र है, इज़ अ गुड कंपोज़र एंड सिंगर, बहुत कमाल का टैलेंट है। उन दोनों के साथ में मैं रियाज़ करता था। और ये जो मैंने आपको बताया कि हायर नोट पे कैसे थोड़ा सा सुकून से गाया जाता है, वो उन्होंने मुझे उसकी ट्रिक बताई थी। ये सारेगामा के जो कोचेस कंटेस्टेंट थे, कंटेस्टेंट कंटेस्टेंट थे, ओके। कोच नहीं, कंटेस्टेंट थे, हम साथ में कंटेस्टेंट अरे थे, वाह। उन्होंने मुझे हेल्प किया। सो वहाँ से फिर मुझे मेरी आवाज़ मिली। लेकिन उसके बाद भी जब मैं रिकॉर्डिंग करने जाता था ना, मेरे अंदर वही टेंशन रहता था कि यार कोई ये ना बोल दे कि यार आवाज़ तुम्हारी खराश वाली है। लेकिन फिर मैंने बहुत सारे स्क्रैचेस गाना शुरू किया। मैं रियलिटी शो में कभी सिलेक्ट नहीं हुआ, उसके बाद उससे वहाँ से भी निकल गया। और उसके बाद भी मैंने कोशिश की कुछ रियलिटी शोज़ में, वापस इंडियन आइडल गया, वापस सुपर सिंगर एक शो आया था उसमें गया, वापस कोई और रियलिटी शो आया। लेकिन मैं बड़ा नर्वस हो जाता था, क्योंकि वो डिप्रेशन या वो डर मुझे हमेशा ये रहता ही था कि यार मैं गाऊंगा, सामने वाला रिजेक्ट कर देगा। तो वो डर हमेशा मुझे रहा। तो मैं रियलिटी शो के लिए कभी बना ही नहीं था। जस्ट के बहुत सारे मेरे दोस्त रियलिटी शो में स्टार बन चुके थे, तो वो घर वालों को थोड़ा सा राहत देने के लिए मैं ऑडिशन के लिए जाता था कि यार मैं भी कोशिश कर रहा हूँ। लेकिन फिर मेरे अंदर वो जो म्यूज़िक रिदम और ये सारी चीज़ें जो थी, वो मुझे लेकर जा रही थी दूसरी तरफ, कि मैं म्यूज़िक प्रोडक्शन सीखना चाहता था। तो उसके लिए मैंने थोड़ा सा घर में बातचीत की कि मैं सिंगर तो शायद पता नहीं बन पाऊँ नहीं बन पाऊँ, बिकॉज़ प्लेबैक वाली आवाज़ मेरी है नहीं, और मुझे बचपन में ही किसी ने बताया नहीं था कि तू प्लेबैक सिंगर बन सकता है। खाली मम्मी को पता था कि ये बनेगा। एंड या तो उस वजह से फिर मैंने थोड़ी और चीज़ें, प्रोग्रामिंग, म्यूज़िक प्रोग्रामिंग सीखना शुरू किया। वो करते करते फिर
कोई दोस्त मिल गया कि यार एक स्क्रैच गाना है, तो स्क्रैचेस गाता था मैं। स्क्रैचेस भी बता दीजिए लोगों स्क्रैचेस ये होता है जो गाना कंपोजर कंपोज करता है, उसको सुनाने के लिए प्रोड्यूसर को, डायरेक्टर को प्रेजेंट करने के लिए। अगर वो कंपोजर नहीं गा पाता है तो वो एक आवाज़ को बुलाता है जो उसके गाने को गाए, फिर वो गाना आगे प्रोड्यूसर सुनते हैं एक सिंगर की आवाज़ में, और फिर वो अप्रूव होता है तो वो जो सिंगर होते हैं वो आके गाते हैं, को। तो उनके लिए रेफरेंस हो जाता है। जी, जैसे कविता जी का किस्सा है ना कि वो मिस्टर इंडिया में एक गाना था जो आशा भोसले को गाना था, हवा हवाई। हवा हवाई। ओके। वो उसका स्क्रैच उन्होंने किया था और फिर इवेंचुअली वो गाना उन्हीं की आवाज़ में, कविता जी की आवाज़ में तो गया। मैं भी बस यही उम्मीद से हम सारे सिंगर्स स्क्रैच गाने जाते हैं कि कभी ना कभी कोई आवाज़ नहीं, कोई गाना हमारी आवाज़ में आ जाए। तो ये सिलसिला चलता रहा, मैं स्क्रैचेस गाता रहा, और वो फिर साइड में जो शोज़ में छोटे मोटे करता था उसमें मेरा म्यूज़िक चलता रहता था। पर डिप्रेशन अभी चल रहा है। डिप्रेशन मतलब वो डिप्रेशन नहीं मैं बोलूँगा डर। उसको, डर था एक चीज़, और मतलब डिप्रेशन ही होगा, मुझे पता नहीं, मैंने वो आया भी होगा, बट मैंने बहुत सारी चीज़ें में दिमाग अपना चीज़ों में यूज़ करना शुरू किया कि अगर ये नहीं तो क्या। तो ड्रम तो था ही कि अगर कुछ नहीं हुआ तो ड्रमर बन जाऊँ, नहीं तो खंजरी बजा लूँगा, परकशन बजा लूँगा, तो ये सारी चीज़ें चलती रहती। मैं अपना आपको उस तरीके से शांत करता था कि कोई बात नहीं, अगर नहीं बन पाया तो कुछ और काम कर ले। पर म्यूज़िक प्रोडक्शन फिर मुझे थोड़ा इंटरेस्ट, पापा को भी ये लगता था कि रिकॉर्डिंग वाला काम आना बहुत ज़रूरी है, तो उनको भी एक थी कि यार स्टूडियो वाला काम अगर आ जाए अच्छी बात है, क्योंकि वो जानते थे कि उनके जब एकुस्टिक रिदम वो सैम्पल बन के आ गया ना तो उनका काम एकदम से बंद हो गया। तो ऐसा एक दौर था जब महीने के 30 दिन पापा के कैलेंडर में डेट्स हुआ करती थी भरी हुई, और 3 शिफ्ट होती थी उसकी हर एक दिन की, और फिर एक भी दिन कैलेंडर भरा हुआ नहीं है। तो वो दौर था कि म्यूज़िक प्रोडक्शन, म्यूज़िक प्रोग्रामिंग के सॉफ्टवेयर्स आ गए थे, और जो वो काम करते थे वो सारे सैम्पल हो चुके थे, अब वो आसानी से लोग यूज़ करना शुरू करते। तो उनको कहीं ना कहीं ये पता था कि ये जो प्रोडक्शन का काम है, अगर ये इसको आ जाएगा तो एक बैकअप जैसा इसके साथ में रहेगा, उसको आना चाहिए वो प्रोग्रामिंग भी। तो वो चीज़ मैंने सीखी, और उसके बाद वो करते करते मैं स्क्रैचेस भी गाता था, ये सोचते हुए कि एक बार म्यूजिक प्रोग्रामिंग भी थोड़ा सा बता दीजिए। म्यूज़िक प्रोग्रामिंग इज़ जो आप गाने की धुन सुनते हो, जैसे जादू तेरी नज़र, खुशबू तेरा बदन, ये लिरिक्स है और धुन है। तो लिरिक्स लिखता है, धुन कंपोज़र, म्यूज़िक कंपोज़र बनाता है। उसके पीछे का जो म्यूज़िक है, जो गिटार बज रही हैं, ड्रम्स बज रहे हैं, ढोलक बज रहा है, तबला बज रहा है, इसको जो क्रिएट करते हैं कंप्यूटर के ऊपर आज के दौर में, वो म्यूज़िक प्रोड्यूसर होते हैं। जो उस ज़माने में 90s के दौर में, या जो हमारा पहले का ज़माना था म्यूज़िक का, जहाँ पर म्यूज़िक अरेंजर्स होते थे बहुत बड़े बड़े, जो उस म्यूज़िक को लाइव क्रिएट करते थे और उसको बजाते थे। जो अब म्यूज़िक प्रोड्यूसर हो गए, जो अब कंप्यूटर के अंदर वो अरेंज करते हैं। सो दैट्स द कल्मिनेशन ऑफ म्यूज़िक इंस्ट्रूमेंट्स एंड म्यूज़िक पार्ट्स जो बजते हैं, उसको आप म्यूज़िक प्रोडक्शन बोलते हैं। एंड वो चीज़ सीखने के बाद, जब मैं स्क्रैचेस भी मैंने बहुत सारे लोगों के लिए गाए, बहुत लोग मुझे पैसा दे करके बुलाते थे कि स्क्रैच गाना है। तो मेरा रियाज़ स्टूडियो माइक का जो हुआ वो ये स्क्रैचेस गाने से हुआ, कि मैं जब स्क्रैचेस गाता था ना, तब हर बार मैं अपनी आवाज़ सुनता था, हर बार इस माइक पे गाता था। जो शो का तो अलग चीज़ होती, वो तो आप बचपन से ही मैं कर ही रहा था वो चीज़, बट स्टूडियो का रियाज़ मेरे स्क्रैचेस गाने से हुआ। और तब वो धीरे धीरे कॉन्फिडेंस मुझे आने लगा कि हाँ, कभी कोई नया बंदा होता था, वो बोलता अरे यार तुम्हारी आवाज़ बड़ी अलग है, क्योंकि अब लोगों ने सुन लिया ना, बहुत सारी आवाज़ें ऐसी यूनिक आ चुकी थी, और ऐसी आवाज़ के साथ में यूनिकनेस होना, वो भी एक बड़ा गिफ्ट मुझे लगता है कि मुझे ऐसा मिला कि मैं किसी की तरह साउंड ना करूं, ये भी बहुत इम्पोर्टेंट था। बिकॉज़ हम जब बड़े हो रहे थे तब उस ज़माने में नहीं लोग बोलते थे किसकी आवाज़ में गाते हो। इसकी तरह गाते उस हो। ज़माने में
हम ये रफ़ी साहब की आवाज़ में गाता है या किशोर कुमार की आवाज़ में गाता है, तो वो बड़ा आइडेंटिटी वाली जो बात है ना, बहुत सारे उस टाइम के सिंगर्स को ऐसी क्राइसिस फेस करनी पड़ी थी। कुमार यार ये सानू उनकी साहब तरह- बहुत समय तक किशोर दा के गाने गाते रहे। हाँ, तो बट उनकी आवाज़ भी बहुत यूनिक थी ना, फिर वो धीरे धीरे बदलती गई वो चीज़ें कि उनके जैसा गाना और उनकी आवाज़ में गाना वो एक दो अलग अलग चीज़ें हो रही थी कि इस जॉनर का एक सिंगर आया या इस जॉनर का एक नया सिंगर आया और इसकी आवाज़ बड़ी यूनिक है, तो वो उस मोनोटनी को ब्रेक सानुदा और उदित जी और सोनू भैया इन्होंने किया। सोनू भैया के ऊपर भी काफ़ी वो था कि वो रफ़ी साहब के गाने उनकी तरह ही बहुत गाते थे वो। उन्होंने भी अपनी आवाज़ को ब्रेक करके और जो लोग ब्रेक कर गए वो ब्रेक आउट हो गए, ब्रेक आउट हो गए, और जो नहीं ब्रेक कर पाए वो फिर धीरे धीरे फेड आउट होते, क्योंकि एक दौर था जब टी सीरीज के बहुत कैसेट कवर वर्जन आते थे, कवर वर्जन आते थे और उसमें किशोर दा, रफ़ी साहब, बहुत सारे मुकेश साहब के गाने गाए होते थे, और फिर वो लोग वही गा गा के फेड आउट हो गए। तो यही मेरे लिए बहुत इम्पोर्टेंट था, यूनिकनेस को कायम रखने के लिए। और मुझे नहीं पता था कि मेरी आवाज़ किसी से मिलती है नहीं मिलती, बिकॉज मेरे को मेरी आवाज़ सुन के अजीब ही लगता है, मतलब ये कैसी आवाज़। फिर फाइनली एक फ्रेंड लिटिल स्टार्स में जब आनंद जी अंकल के साथ हम शोज़ करते थे, तब एक फ्रेंड मेरी थी आकृति कक्कर, भी एक सिंगर है आकृति जी, और उसके साथ पता नहीं हम बचपन में मिले थे और फिर बड़े होने के बाद में एक शो हमने साथ में किया, तब उसने मेरी आवाज़ सुनी और उसको लगा कि यार तेरी आवाज़ तो बड़ी यूनिक है, तेरे को प्लेबैक में। ये साल तो याद नहीं है, बस मैं 21-22 साल का हूँगा। तो उसने मुझे सुना जब भीगे होठ तेरे बड़ा फेमस गाना हुआ था, उस साल की बात। अच्छा, एक बार जरा वो सुनना चाहेंगे आपकी आवाज़ में। क्या? भीगे होठ, कुणाल साहब का। भीगे होठ तेरे, ये बड़ा उस जमाने में झगड़ा होता था मेल सिंगर्स में। अच्छा, ये गाना कौन गाएगा? क्योंकि ये बहुत यूनिक एक गाना ऐसा बन गया था स्टेज शो के लिए, स्टेज शो की कि लोग बड़ा ऐसा, मतलब गांजा वाला साहब की तो मतलब वो जॉनर ही उनका है कि वो वेस्टर्न गाते हैं, लेकिन जो वेस्टर्न नहीं गाते थे ना वो भी गाते थे इस गाने को कि हम अलग भी गा सकते हैं ऐसी। अच्छा, ये शोकेस करने के लिए कि हम कि ये सारी चीज़ें होती थी उसमें, फॉल्सी टोन में गाना, ये सब करना, तो वो बड़ा यूनिक नया नया आया था। जो जबकि योडलिंग तो किशोरदा ने मतलब किस ज़माने में, लेकिन दिव्य आगे बढ़े उससे पहले आपने आधी लाइन पे छोड़ दिया वैसे क्या। तो भीगे होठ तेरे, प्यासा दिल मेरा, लगे अब्र सा ये बदन तेरा, जम के बरसा दे मुझ पर घटाए, तू ही मेरा प्यार, तू ही मेरी प्यार, कभी मेरे साथ कोई रात गुजार, तुझे सुबह तक मैं करूँ प्यार, ओ ओ ओ। तो ये अरे सर ऐसे या तो मज़ा आता था सर ये गाना गाने में बहुत, मतलब पब्लिक भी बहुत खुश होती थी। तो मेरा ये जॉनर जो था ना कव्वाली और ये सारी चीज़ों को ब्रेक करने के लिए मैं ये सारे गाने गाता था। यार मेरे को सिर्फ ये नहीं गाना है, मेरे को ऐसे भी गाने गाने हैं। तो के सर के गाने भी मैं बहुत गाता था, तो वो भूख मेरा थी फेवरेट। हाँ, तो वो तू ही मेरी शब है जब आया था, तब वो मैं शोज़ पे गाता था, तब लोग बोलते थे तू ही मेरी शब है सुबह है, क्योंकि उनकी रेंज भी बहुत कमाल थी। तू वक्त मेरे लिए, मैं हूँ तेरा लम्हा, कैसे रहेगा भला होके तू मुझसे जुदा, ओ, ये गाना गाने में बड़ा मज़ा। तो उनके गाने भी मैं बहुत गाता था। अभी उनका बर्थडे आने वाला है। कब है? 24 तारीख, 23 तारीख, कल ही है शायद। कल है? अरे वाह। तो बस आज उनके लिए श्रद्धांजलि होगी। बट इनके गाने और फिर वो गाना गाते गाते ना लोगों को ऐसा लगता था कि हम कुछ यूनिक गाते हैं, हम ऐसे टाइप के भी गाने गा सकते हैं। तो वो सारी चीज़ें मैं
प्रैक्टिस करता रहता था एंड के सर के गाने गाना। उसके बाद धीरे धीरे बॉलीवुड में ऐसी खराश वाली आवाज़ें आने लगी, तो कैलाश खेर साहब जब आए तब टूटा टूटा एक परिंदा आया तब हम कॉलेज में थे, तो एनुअल फंक्शन होता है तो वहाँ पर मैंने ये गाना चूज़ कर लिया। तो ये जब गाना मैं स्टेज पर गा के नीचे उतरा ना, वो सुपर हिट गाना था उस टाइम। तो कुछ लोग आके मुझे बोलने लगे, सर ये आप ही ने गाना गाया है। अच्छा। मैं पागल है क्या ये? तब तो सुनना पड़ेगा हमें फिर से तो सारे। वो मतलब थी मेरी आवाज़। हाँ, कैलाश सर को हम लोग उसके पहले से जानते थे, हमारे घर पे आना जाना था उनका। टूटा टूटा एक परिंदा ऐसे टूटा, कोई रुल ना पाया, लूटा लूटा किसने उसको ऐसे लूटा कि फिर उड़ ना पाया, गिरता हुआ वो आसमां से आकर गिरा ज़मीन पर, ख्वाबों में फिर भी बादल ही थे वो कहता रहा मगर के अल्लाह के बंदे हंस दे, अल्लाह के बंदे, अल्लाह के बंदे हंस दे, जो भी होकर फिर आएगा। जी। ये गाना जब मैंने गाया तो पब्लिक बहुत खुश होती थी और मेरे को ऐसे कॉन्फिडेंस वहाँ पर आया कि यार कुछ तो अलग मैं करता हूँ शायद, तो लोग इतना खुश हो रहे हैं। तो धीरे धीरे फिर वहाँ से कॉन्फिडेंस मेरे अंदर आने लगा एंड फाइनली जब आकृति ने जब मेरा आवाज़ सुना, वो ऑलरेडी शंकर जी इनके साथ में काम कर रही थी एंड वो भी TVS सारेगामा में कंटेस्टेंट रह चुकी थी जब शंकर महादेवन जज थे। तो उसने मुझे याद दिलाया, यार तुम मिल जाके उनसे ना, वो याद रखते हैं सिंगर्स को, उनको पता है कि उन्होंने मेरा नाम भी देखते ही मुझे पहचान लिया था, तू भी जाके मिल। बोले यार जाके मिलना तो मेरा पता नहीं मैं कैसे करूँगा, बट ठीक है अगर लगता है तो तू बता ना कुछ अगर होगा तो शी गेव माई नंबर टू उसके जो कलीग्स थे। तो गुलराज सिंह एक कंपोज़र हैं बहुत अच्छे, उसको नंबर मिला मेरा एंड ही कॉल्ड मी फॉर अ सॉन्ग। जो पहला गाना मेरा बॉलीवुड का था, एक छोटी सी फिल्म थी टूटिया दिल करके, उसके अंदर एक गाना था अलख निरंजन। तो मनोज यादव ने लिरिक्स लिखे थे और गुलराज सिंह का म्यूज़िक था उसमें। तो वो गाना जब मुझे पहली बार स्क्रैच गाने के लिए मैं गया था, और वही था कि हाँ भाई स्क्रैच ही गाऊंगा, फिर कोई आके गा देगा, तो वो चल ही रहा था सदियों से। लेकिन ये जब मैंने गाया तब उनका वापस कॉल आया कि यार तेरी आवाज़ में ही ये गाना उनको अच्छा लग रहा है, क्योंकि सारे नए लोग थे, बहुत यंग लोग थे जिन्होंने ये फिल्म बनाई थी। और फिर मैंने वो गाना फाइनली पूरा रिकॉर्ड किया। बट मेरे लिए क्या था ना, उस टाइम पे मेरे लाइव शोज़ बड़े इंपॉर्टेंट हो गए घर चलाने के लिए। जो छोटी मोटी रकम मिलती थी, एक कांस्टेंट एक अमाउंट आना बहुत ज़रूरी था। तो मैं डांडिया करता हूँ मतलब, बट उस टाइम पे नया नया शुरू हुआ था। तो मेरी रिहर्सल्स चल रही थी उस शो की, जो मैं 10 दिन सूरत जाने वाला था और डांडिया प्रोग्राम्स। और इनका फ़ोन आया कि यार तेरी आवाज़ में ही गाना रिकॉर्ड करना है, और मैं अगले दिन निकलने वाला हूँ। तो मुझे ये समझ में नहीं आ रहा है अब मैं प्रायोरिटाइज़ किसको करूँ, क्योंकि ये काम, पैसा, कमिटमेंट सारी चीज़ें, और इनका ये फाइनल हो रहा है या मेरी आवाज़ में जा रहा है, इसका इम्पोर्टेंस मुझे पता है, लेकिन मैं क्या करूँ। ये फ्यूचर है। तो मैंने जस्ट उनको रिक्वेस्ट की कि भाई मैं ना 10 दिन के लिए बाहर जा रहा हूँ, मैं वापस आकर अगर कर सकता हूँ तो प्लीज़ आप मेरे को ये। बोला हाँ कोई टेंशन नहीं। तो ही वॉज़ वेरी स्वीट, वेरी काम अबाउट इट कि। और फिर मैं 10-12 दिन बाद जब मैं आया तब मेरी आवाज़ ऑब्वियसली बैठी हुई थी, क्योंकि मैं चिल्ला के आया था डांडिया में, रिदम ये वो सब कुछ होता है। तो उसने मेरी आवाज़ सुनी और बोलता है यार तेरी आवाज़ की तो वाट लग गई, तो थोड़ा आराम कर, अपन थोड़ी दिन बाद रिकॉर्ड करते। बहुत अच्छे से उसने मुझे रिकॉर्ड किया, फिर वो गाना फाइनली रिलीज़ हुआ एंड दैट्स हाउ माई प्लेबैक्स जर्नी स्टार्टेड, बिकॉज गुल्लू ने कॉन्फिडेंस दिखाया। तो आपका पहला रिलीज गाना ये रहा? हाँ जी, अलख निरंजन फ्रॉम टूटिया दिल। अगर बहुत बड़ा मुखड़ा है इसका, लेकिन अरे नाटा सा सन्नाटा है, चुपचाप सवेरे आ जाता है, फिर भीड़ भाड़
बन जाता है, फिर न न न खो जाता है, फिर रात की चकमक चकाचौंध में कहीं चुपके से खो जाता है। आलख निरंजन ये दुनिया जगमग जगमग रे, आलख निरंजन ये ससुरी दुनिया जगमग रे। ये गाना था। क्या एंड बहुत अच्छा एल्बम था ये, गुलराज सिंह का पहला एल्बम था एज ए कंपोजर। एंड ये बॉलीवुड वो नहीं थी मतलब ये फिल्म थी या फिल्म थी, इंडिपेंडेंट एक बहुत छोटी फिल्म थी, टूटिया दिल, सारे नए लोग थे हाँ हाँ और प्रोड्यूसर डायरेक्टर सब नए थे। तो उन्होंने मेरी आवाज़ को रख लिया, उनको भी लगा होगा कि यार नए ही सिंगर्स लेते हैं। तो बहुत सारे ऐसे नए सिंगर्स उसमें थे। आकृति ने भी ये गाना मेरे साथ गाया था और बहुत प्यारे गाने बनाए थे इस एल्बम के। एंड बिकॉज गुल्लू वॉज नोन एज अ प्रोड्यूसर, म्यूज़िक प्रोड्यूसर, वो शंकर जी इनके साथ में भी, शंकर एहसान लॉय के साथ काम करते थे एंड फिर वो रहमान सर के साथ में भी काम करते थे एज अ म्यूज़िक प्रोड्यूसर। कीबोर्ड बहुत अच्छा हो जाते थे। तो वहाँ से वो जर्नी शुरू हुई एंड ये वाला गाना फिर अमित त्रिवेदी सर ने सुना। फिर मेरी वो जर्नी एक कॉन्फिडेंस वाली शुरू हुई कि यार अब एक बहुत बड़े म्यूज़िक डायरेक्टर ने मुझे यशराज स्टूडियो में बुलाया है। ये थी फिल्म इश्क़-ज़ादे। इश्क़-ज़ादे, तो वहाँ से वो आफतों के दौर, परिंदे। आफतों के परिंदे, ये तो साहब मेरा फेवरेट एल्बम है, हाँ मेरा तो फेवरेट गाना है। बिल्कुल। तो इसको तो मतलब मैं इस अपॉर्चुनिटी को छोड़ूंगा आफतों के परिंदे इश्क़-ज़ादे दिल उड़ा देंगे फुर से इश्क़-ज़ादे, इश्क को आज़माने इश्क़-ज़ादे फड़फड़ाते हैं फिर से इश्क़-ज़ादे। वाह वाह वाह। या सो दिस वाज माय फर्स्ट खतरनाक सॉन्ग। और बोलते ना कि एक बहुत ही नाजुक फेस था मेरा लाइफ का। एक्चुअली मैं काम करना शुरू कर दिया था। आई हैड स्टार्टेड असिस्टिंग सचिन जिगर एज अ म्यूज़िक प्रोड्यूसर। तो ये बीच में एक ये स्क्रैचेस और ये पहला गाना और ये सारी चीज़ों के बीच में बहुत गैप था इसमें। एंड आई वाज ट्राइंग टू प्रोड्यूस ट्रैक्स। तो मैं -1 ट्रैक्स बनाता था। कुछ सिंगर्स होते थे जो ट्रैक्स पे ये गाते थे। -1 भी आप बता दीजिए -1 दर्शकों होता को। है जो ओरिजिनल गाना होता है, उसके अंदर आप वॉइस, आजकल उसके टूल्स आते हैं जो आप वॉइस हटा सकते हैं। उस ज़माने में क्रिएट करना पड़ता था क्योंकि वो टूल्स शायद थे लेकिन मुझे पता नहीं थे। तो मैं क्रिएट करता था वैसे -1 ट्रैक्स जिसमें आवाज़ नहीं होती थी, सिर्फ म्यूज़िक होता था। तो उसके ऊपर आप लाइव परफॉर्म कर सकते हैं, कराओके ट्रैक्स जिसको। तो मैं वो सारी चीज़ें बनता, वो मेरी एक्सरसाइज थी म्यूज़िक प्रोड्यूस करने की। तो इस तरह से मैं, जब सोशल मीडिया आया नया नया, फेसबुक वगैरह सब आया, बहुत सारे ऐसे दोस्त जुड़े फेसबुक के थ्रू। और उसी में से एक प्रिया सरैया जो आज बहुत बड़ी लिरिसिस्ट हैं, सिंगर है, उनसे मेरी बातचीत हुई। वो भी मेरी बचपन की ही दोस्त थी। हम साथ में हमने शोज़ बहुत किए थे, लेकिन बहुत एक लंबा गैप आ गया था हमारे बातचीत में। तो आपने बड़े गुणी लोगों को अपना दोस्त रखा हुआ था ये। हाँ, मतलब बचपन से ही सारे लोग साथ में जिन्होंने शुरू किया था सब लोग। एंड वही है कि बचपन का एक स्टारडम हमने देख लिया था। हम आनंद जी, कल्याण जी अंकल, आनंद जी अंकल के साथ में दुनिया घूम चुके थे। लेकिन उसके बाद जब आवाज़ चेंज हुई, एक नई दुनिया शुरू हुई। उसकी स्ट्रगल अलग थी, सबकी फिर वो स्ट्रगल अलग थी। एंड तब प्रिया से जब मेरी बातचीत हुई, तब शी टोल्ड मी कि यार क्या कर रहा है, प्रोग्रामिंग कर रहा हूँ, ये कर रहा हूँ, वो कर रहा हूँ। तो वो सचिन जिगर के साथ काम कर रही थी एज ए लिरिसिस्ट। उसको भी एक्सप्लोर करना था। शी वॉज ए सिंगर बट वो लिखती भी थी, तो उसको एक्सप्लोर करनी थी वो चीज़। तो उसने बोला कि 2 लड़के हैं, इनके साथ में मैं कर रही हूँ, अगर तेरे को इंटरेस्ट है तो तू आ जा कभी मिलने के लिए। तो मैं मिल के आया। देन मैंने उनको ऑडिशन दिया एज अ म्यूज़िक प्रोड्यूसर। फिर उनके साथ में मैं जुड़ा। उनकी सिर्फ फालतू एक फिल्म थी, वो आई थी सचिन जिगर की, पार्टी अभी बाकी है, जो बड़ा हिट गाना था। एंड दे वर ऑल्सो स्टार्टिंग। तो उनके साथ में जुड़ा। तो कम से कम 4-5 साल मैंने असिस्ट किया उनको। उनके असिस्ट करते करते में ही ये सारी चीज़ें प्लेबैक सिंगिंग वाली धीरे धीरे शुरू हो गई थी। एंड दैट्स हाउ अमित त्रिवेदी का गाना मेरे को मिला।
फिर भी मैं असिस्ट कर ही रहा था, एंड बिकॉज इशकजादे के बाद भी असिस्टिंग चालू थी? असिस्टिंग। अच्छा। मैं तो असिस्ट तो मैंने मतलब हवन करेंगे के बाद तक किया। ओहो। तो इशकजादे की कहानी ऐसी है कि मेरा भांजा पैदा हुआ था, मेरी बड़ी सिस्टर का बेटा था, एंड पैदा होता ही थोड़ा सा बीमार हो गया था वो। एंड आई वॉज वर्किंग, हम यहाँ पर स्टूडियो में सचिन जी करके यहाँ पे कोई टाइम लिमिट नहीं होता था, हम रात रात भर काम करते थे। तो वो बीमार हुआ एंड ही वॉज हॉस्पिटलाइज्ड, और जस्ट 1-2 महीने का ही था वो। एंड बहुत इमोशनल मोमेंट था हमारे फैमिली के लिए, बिकॉज पहला ग्रैंड चाइल्ड मेरे मॉम डैड के लिए और मेरी बड़ी सिस्टर के लिए। तो बहुत कॉम्प्लिकेशंस थे, बहुत सारी ऐसी दुविधाएं थी। धीरे धीरे ही स्टार्टेड रिकवरिंग। जब 7-8 दिन हो गए, डॉक्टर्स मतलब जवाब भी दे चुके थे कि ऐसा हो सकता है, ऐसा हो सकता है, लेकिन हम लगे रहे, कोशिश करते रहे, और फिर कुछ मिरेकल्स हुए हैं और उसके बाद में वो रिकवर होता गया। अब वो ऐसा एक फ़िल्मी सीन है ना मेरी लाइफ का कि मैं सबको बताता हूँ। मेरा एक फ़िल्मी सीन मेरे साथ में भी है कि जब हॉस्पिटल को आपको ब्लड वापस देना होता है जितना उन्होंने यूज़ किया होता है, तो जितने भी फैमिली मेम्बर्स थे, पूछा भाई जिसको जिसको अगर देना हो तो वो दे सकता है। तो हम ऐसे 4 बेड थे, तो मैं था, मेरी छोटी सिस्टर थी, मेरे 2 कज़िन भाई थे, हम चारों जन लेट के ब्लड दे रहे हैं। और वो फ़ोन अमित त्रिवेदी का उस टाइम पे आया मुझे। तो मैंने फ़ोन उठाया, मतलब हेलो, हाँ अमित त्रिवेदी बोल रहा हूँ, और आपका नंबर मुझे यहाँ है गुल्लू से मिला, शायद उसने ऐसा बोला। तो मेरे हाथ से फ़ोन गिर गया, मतलब इतना स्ट्रेस और ये सब था ना। और वो फ़ोन जब अमित त्रिवेदी का नाम सुना ना, तब खाली हो गई बॉडी में, कुछ तो भारीपन जाना हल्का हो गया, इसके लिए वो फ़ोन गिर गया मेरे हाथ से। और मैंने बोला कि कौन? मतलब अमित त्रिवेदी बोल रहा हूँ, और एक गाना करना था आपके, कुछ रिकॉर्ड किया होगा, आपके पास में कुछ आवाज़ का सैंपल है तो आप। तो मेरा एक गाना जो रिलीज़ हुआ वही मैंने भेजा उनको, और फिर मैं वेट करता रहा। फिर मैंने मेरी सिस्टर को बताया कि अमित त्रिवेदी का फ़ोन। वो बोलती वो कौन है? बिकॉज अमित त्रिवेदी को फेस से कोई जानता नहीं था, उनके खाली एल्बम हमने सुने थे। मतलब पागल, बहुत बड़े म्यूज़िक डायरेक्टर हैं, देवडी के कंपोज़र है ये। बोला अच्छा तो जा। वो ऐसी बेचारी, वो भी परेशान थी। तो मैं आगे कुछ, हाँ 1 या 2 दिन बाद उन्होंने मुझे यशराज स्टूडियो बुलाया, जो मेरे लिए बोलते हैं ना, हाँ ऑफ कोर्स, मक्का बोलो या मंदिर बोलो, वो सब कुछ था। वो जैसे घंटी बजेगा, फूल आएंगे, आरतियाँ होंगी, वो वाला स्टूडियो था मेरे लिए कि मैं बचपन से शाहरुख खान का फ़ैन रहा हूँ, तो वही YRF से मेरा बड़ा कनेक्शन अलग था। ये मैं कनेक्ट अगेन यहाँ से कर सकता हूँ क्योंकि मैं वॉइसिंग कर रहा हूँ 2009 से, तो आज 16 साल हो गए। 2023 तक मैं YRF कभी नहीं गया, अरे YRF के स्टूडियो में भी कभी नहीं गया, और सीधा पहुँचा हूँ। तो पिछले 5 साल से एक्टिंग भी शुरू करी है मैंने। हाँ, सीधे पहुँचा हूँ वॉर 2 में मुझे कास्ट किया गया। वॉर 2 में? वॉर 2 में बहुत छोटा सा सीन था जिसके लिए 6 महीने ऑडिशन हुआ और सब अरे कुछ बाप हुआ, रे। और वहाँ कॉस्ट्यूम ट्रायल के लिए आया। सडनली देखता हूँ मेरा नाम लिखा हुआ विजय विक्रम सिंह अरे वाह। एक कमरे पे। फिर उसके बाद मंडला मर्डर्स भी किया मैंने। ओके। तो मैं वो समझ सकता हूँ जो फीलिंग होती है ना कि अरे वो YRF फीलिंग, में। मतलब मतलब उस टाइम पे कोकिला बेन में मेरा भांजा था, और आदर्श नगर से मैं YRF स्टूडियो पैदल गया हूँ, बिकॉज मेरे को ये यकीन नहीं हो रहा था कि मैं वहाँ जा रहा हूँ। और मेरी ट्रैक पैंट फटी हुई थी यहाँ तक, मेरे टी शर्ट में ऐसा होल थी, यही कलर का टी शर्ट था, मेरे को आज भी याद है, यही कलर था। यहाँ पे एक छेद था, क्योंकि मैं स्टूडियो में काम करता, हम कपड़े वपड़े का ध्यान ही नहीं होता था, काम ही करे रहते थे। तो मैं वॉक करते करते चप्पलों में गया हूँ मैं स्टूडियो में। मैं सोचा मेरे को अंदर लेंगे कि नहीं, पहले तो ये पता नहीं है। फिर मैं वहाँ गया, फिर मैंने बताया कि CA की रिकॉर्डिंग है, उसमें मुझे बुलाया गया है। फिर वो प्रोसीजर पता चला कि अंदर जाने के लिए क्या होता है। फिर वो पैदल चलते चलते फिर मुझे ये पता चला कि ऑडियो विंग अलग है, वो अलग है, फ्लोर्स अलग। मतलब भाई स्टूडियो देख के तो और पागल हो गया। फिर मैं अंदर गया, मैंने अमित त्रिवेदी सर को कभी देखा नहीं था, वो छोटे से वहाँ बैठे हुए थे इतने से। मैं गया, मैंने बोला सर दिव्या, ओ हाय अमित त्रिवेदी। मैंने अरे बाप रे ये फिर देन आई मेट हबीब सर ऑल्सो, वो भी थे वहाँ पर, और
फिर वो वॉइस का चल रहा था, सूरज जग्गन सर भी आने वाले थे गाने के लिए, तो मेरी वॉइस पहले टेस्ट हुई, मैंने गाया मुखड़ा, फिर सूरज जग्गन सर आए, फिर उन्होंने अपना पूरा पार्ट गाया, फिर वापस मैंने गाया। इस तरीके से वो चीज़ चली। और मैंने अपनी लाइफ में ना कभी भी पहला जो भी काम था ना वो मैंने घर पे आके बताया नहीं। मेरी बहन को पता था खाली, मेरे मॉम डैड को किसी को नहीं पता था कि मैंने ये गाना गाया। वो रिलीज़ जब हुआ ना तब उनको पता चला कि मैंने गाना गाया। वो रिलीज़ होने के लिए कम से कम 4-5 महीने थे, मैं गा के आ चुका था, लेकिन मैंने किसी को बताया नहीं था, बिकॉज मुझे ये नहीं पता था कि क्या पता ये आवाज़ मेरी रहे नहीं रहे। तो इस तरीके से भी पहली बार जब मैंने शंकर एहसान लॉय के लिए गाया था, दैट वाज 2011 वर्ल्ड कप का एंथम जो उन्होंने कंपोज किया था, तो उसके लिए भी ऐसी वो पहली बार फिर मैं शंकर जी से वैसे मिला था जब ये सारेगामा में उनसे मेरी मुलाकात हुई थी। जस्ट एक ब्रीफ मुलाकात थी, अरे दिव्य कुमार कैसे हो, तो उनको याद था मेरा नाम जो आकृति ने मुझे बताई थी चीज़। एंड देन कुछ दोस्तों के साथ मैं बैकिंग वोकल्स करने गया था। एक फिल्म आई थी जोकोमोन और पटियाला हाउस, तो उसकी कोरस गाने के लिए हम कुछ सिंगर्स थे, हम गए थे। तो उस दिन कोई एक लड़का नहीं आया था उनके साथ, तो उन्होंने मुझे पूछा कि तू चलेगा क्या, मेरे दोस्तों ने पूछा। मैंने हाँ हाँ कोरस तो कभी भी। तो वहाँ फिर पहली बार शंकर जी से मुलाकात हुई थी जब पटियाला उसके लिए हम गाने गए थे, और तब उन्होंने एक एक करके माइक पे सबको सुना होगा शायद, वो सुनते हैं ना कि टेस्ट करते हैं। तब उन्होंने मुझे बोला था कि यार ये तो कोरस था, अपन गाना करेंगे जल्दी। मतलब सर आपके लिए कोरस गा रहा हूँ, वही बहुत बड़ी बात है, बट थैंक यू वेरी मच। ये उनको याद था कि मैं सारेगामा में आया था। एंड देन दैट्स हाउ वर्ल्ड कप का जो एंथम था उसको गाने के लिए मुझे बुलाया, एंड देन वो गाया। वो गा के भी मैंने घर पे नहीं बताया किसी को, क्योंकि मेरी मम्मी का सपना था कि मैं शंकर महादेवन के साथ काम करूँ। दिव्य ऐसे नहीं बढ़ सकते हम आगे। वर्ल्ड कप का गाना गाऊँ, और वो भी 2011 वाला, जहाँ 11 वाला वर्ल्ड कप का गाना था जो हम जीते थे। थे। हो एड़े पेड़े दे घुमा के, आरे पारे दे घुमा के, गुत्थी गुत्थम हो अड़चन खड़चन, उठा हौसला झूठा फैसला, बढ़ा ले तू बिंदास काफिला, कदम बढ़ा ले जोश बढ़ा ले, बजा के चुटकी धूल चटा दे, दे घुमा के घुमा के घुमा के। मैं लिरिक्स गलत गा रहा हूँ, सॉरी मनोज भैया, लेकिन हाँ ये ऐसा गाना था ये। एंड हम वो वर्ल्ड कप जीते, तो वो पूरा टाइम मैं गाता रहा। ये शोज़ वोज़ जहाँ भी होते थे मुझे गवाते थे लोग। एंड वैसे अब मैं अपने आप को सेल्फ क्लेम ये करता हूँ कि जब भी मैं क्रिकेट के लिए कुछ भी गाना गाता हूँ तो हमारी टीम जीतती है। तो BCCI से रिक्वेस्ट है, और मैं चाहता हूँ कि क्लिप्स ये बना के चलाई जाएं कि अब कोई भी टूर्नामेंट जो इंडिया होस्ट करेगा उसका एंथम सर एक्चुअली में देखा जाए 2011 का वर्ल्ड कप का एंथम गाया मैंने, वो हम जीते। उसके बाद IPL में KKR मेरी फेवरेट टीम है, तो 2012 में मैंने एक एड कैंपेन गाया था तो KKR जीती। फिर 14 में भी मैंने एक कैंपेन गाया था जब KKR जीती। कैंपेन मतलब एक एड अलग से होती है, एंथम नहीं था, समझ गए। बट फिर 2019 वर्ल्ड कप का भी मैंने कैंपेन गाया था। उसमें हुआ ऐसा था, ये ऐसा मैं मानता हूँ, मेरे सेल्फ प्रोक्लेम्ड और सेल्फ एक्लेम्ड चीज़ें ये, कि एक जो कैंपेन था ना उसमें इंडिया पाकिस्तान के मैच का एक गाना बना था जो रिकॉर्ड करते वक्त ही मुझे लगा था कि ये बहुत कंट्रोवर्शियल है, कुछ ज़्यादा ही हद पार हो गई थी उसमें। तो वो जब आया ना तो बहुत उसको हेटरेड मिला, मतलब बहुत सारी जगहों से कि यार इस लेवल पे नहीं होना चाहिए, तो वो कैंपेन बंद कर दिया गया। तो वो जो गाना था वो हट गया, इसलिए हम सेमीफाइनल में हार गए। बस मैं फिर से इस बात को दोहरा रहा हूँ कि जिसको भी जीतना हो, कौन सी IPL टीम रह गई भी जीतने के लिए, बहुत सारी हैं तो। नहीं मैं तो KKR का फैन हूँ। अच्छा आप KKR के ही लगाएंगे, तो भाई KKR वालों अगला एंथम गवा लो अगला साल है जो टीम की 2 साल से हालत है। और सर अभी जो T20 हम जीते जी वर्ल्ड कप, उसमें वंदे मातरम मैंने कंपोज किया जो मैच में बजता था। हाँ। वंदे मातरम वंदे मातरम, वो मैंने गाया, मैंने कंपोज भी किया था। तो मेरे कुछ दोस्त थे साफ स्पोर्ट्स में, उन्होंने बोला था कि ऐसा कुछ वंदे मातरम का चाहिए।
तो वो T20 वर्ल्ड कप में बजा, इंडिया जीत गई। उसके बाद चैम्पियंस ट्रॉफी में वही चीज़ बजी, हम वापस जीत गए। तो मैं अपने आप को सेल्फ प्रोक्लेम्ड ये चीज़ नहीं, आप मानता हूँ मैस्कॉट कि हैं और आप वो एक क्या कहते हैं, गुड लक चार्म। बिकॉज हम बहुत पैशनेट है सर हम बहुत स्पोर्ट को लेके, तो क्रिकेट को देखा, ऑफ कोर्स। तो ये अच्छी लगती है चीज़। तो या तो मैं बैक टू 2011 वर्ल्ड शंकर कप, साहब, हाँ। वो भी मैंने गाया, मैंने घर पे बताया नहीं था। एंड मेरी मॉम के लिए वो सरप्राइज़ मैंने रखा था कि यार मुझे ये भी नहीं पता था, बिकॉज वहाँ पे एक और सिंगर थे जो गाने आए थे, तो मुझे ऐसा लग रहा था कि शायद 2 आवाज़ में से एक रहेगी। मैं कुछ नहीं, मैं अपना गा के मैं घर आ गया, अपना वर्ल्ड कप चालू होने वाला था। फिर एक दिन मैं घर में बैठ के टीवी देख रहा हूँ, स्पोर्ट्स ही देखता रहता था मैं हमेशा, तो एक ऐड आई थी बीच में जिसमें 2011 वर्ल्ड कप आ गया, म्यूट पे था टीवी। मैंने बोला यार ये वर्ल्ड कप का ऐड शुरू हो गया। तो मम्मी अंदर खाना बना रही थी किचन में, दूसरी बार वो ऐड आई, तो मैंने थोड़ा सा वॉल्यूम बढ़ा के टीवी के पास जाके मेरी आवाज़ सुनने की कोशिश की कि वो गाना बज रहा है क्या। उसमें मेरी आवाज़ मुझे सुनाई दी। फिर वो ऐड चली गई, फिर मैं वापस लेट गया। अब मैंने ना तीसरी बार आने का वेट किया उसका, फिर मैंने वॉल्यूम खाली बढ़ाया, वॉल्यूम बढ़ा तो वो ऐडे पे ऐडे चल रहा है, दे घुमा के चल रहा है। और फिर मम्मी अंदर से भागते, बोली ये तेरी आवाज़ थी? मैंने बोला हाँ, ये वर्ल्ड कप का एंथम है जो मैंने गाया है। तो बोले तू मेरे को कब बताएगा? तो वो खुश हो गई, वो पागल हो गई वैसे। दैट वाज द फर्स्ट टाइम कोई ऐसी चीज़ आई थी टीवी पे मेरी आवाज़ के साथ, तो मेरे घर में लोग पागल हो गए थे। मेरी मम्मी सबसे ज़्यादा हो गई थी। तो हाँ, तो वो फिर वहाँ से शुरू हुआ। मम्मी जो बोलती थी वो मुझे करना पड़ता। क्या शंकर जी के साथ गाना तो हवन करेंगे गा दिया, फिर उनके साथ में 2-3 गाने और मैंने उनके साथ में गाए। फिर उनका सपना था मैं रहमान सर के लेंगे, वो अभी तक पूरा नहीं हुआ है, पता नहीं उस वहाँ से बुलावा कब आए। बट ऐसी ऐसी चीज़ें थी कि इनके साथ में तेरे को करना है, इसके साथ में तो करना है, इसके साथ, तो वो चीज़ें मेरे साथ होती गई साथ में। हवन करेगा क्या मेमोरीज या क्या किस्सा है? हवन करेंगे बहुत खतरनाक मेमोरी है सर वो। अच्छा। मैं मेरे दोस्त के साथ जूस पी रहा था। कहाँ पर? जूस पी रहा था, हम अच्छा, जवान अच्छा। थे, मतलब बहुत होता ना उस ज़माने की जो स्ट्रगल होती थी ना, जो उसमें भी बड़ा मज़ा आता था कि दोस्त यार सब एक ही फील्ड के हैं, मिल के हम फ्यूचर की बातें करते थे साथ में जूस पकड़ के। तो हम वही फ्यूचर की बातें कर रहे थे, और तब तक ये वर्ल्ड कप का एंथम हो चुका था। और मैंने कुक स्टूडियो भी एक सीज़न किया था एहसान और लॉय सर के साथ, तो आई वॉज फेमिलियर इन SEL, शंकर एहसान लॉय के कैंप। तो एक उसी टाइम पे जब हम बैठे थे तब मुझे फ़ोन आया, और मैंने बस एक ग्लास पिया था। और वो जो मैं पी रहा था उससे मेरी आवाज़, मुझे पता है कि अगले दिन ना थोड़ी सर्दी वाली हो जाती है। जब वो फ़ोन आया, हाँ शंकर यार, मैं बोला अरे सर, बोले एक गाना करने का कल आएगा क्या 3 बजे स्टूडियो? मैं बोला हाँ डन सर। मैंने वो छोड़ दिया सब, मैं बोला भाई अब मैं नहीं पी सकता हूँ, बातें हो गई अपनी, मैं जा रहा हूँ, मैं घर पर जाके सो रहा हूँ, मेरे को कल बहुत इंपॉर्टेंट काम है। लेकिन उतना हो चुका था कि वो सर्दी लग चुकी थी। मैंने बोला आज तूने पैर पे बहुत बड़ी कुल्हाड़ी मारी है बेटा। तो मैं गया, मैं पहले गुल्लू से मिलने गया, उसका स्टूडियो बाजू में ही था। तो वहाँ से मैंने बोला कि यार मैं वहाँ जा रहा हूँ, अब आज मुझे बुलाया वहाँ पे। तो मनोज भैया भी वहाँ पे थे, उन्होंने मुझे बोला अरे हवन कुंड गाने जा रहे हो? अच्छा, मनोज भैया भी एक्सप्लेन कर दिया। मनोज भैया, मुंतशिर मनोज साहब। यादव, नहीं नहीं, मनोज यादव जी। मनोज यादव ओके, मनोज यादव जी। ही वॉज राइटर। अच्छा। वो लिरिक्स जो अलख निरंजन उन्होंने ही लिखा था मेरे, तो उनके साथ में बड़ा, मेरे सबसे पहले लिरिसिस्ट और कंपोज़र गुलराज सिंह और मनोज यादव, तो बड़ा प्यार उनके साथ में मेरा है। तो उन्होंने बोला हवन कुंड गाने जा रहे हो बेटा, बहुत बड़ा गाना है। मैंने हवन कुंड एक तो गाने का नाम, मैंने ये कैसे बड़ा गाना होगा? मतलब होगा ऑब्वियसली शंकर एहसान लॉय का, बड़ा जम के गाना ये है वो। और मैं टेंशन में, कैसा मैंने रात को पी लिया था थोड़ा सा, अब मेरे को कॉन्फिडेंस नहीं आ रहा है वो चीज़ का, क्योंकि वो आवाज़ थोड़ी सी अब सर्दी वाली हो चुकी। मैं वहाँ गया, अब वो गाना जब शुरू हुआ तो वहीं से हवन कुंड मस्त होगा झुंड झुंड, ये नोट कैसे लगाऊंगा मैं? शंकर जी मुझे गाना सिखा रहे हैं, बोले स्केल ठीक है ना? मैंने बोला हाँ सर बिल्कुल ठीक है, इसी में गाएंगे। अब शंकर जी ना टाइम आर्टिस्ट देख के देते हैं। अच्छा। उनको पता है कि ये कितनी देर में गाएगा। 15 मिनट में गाना है,
ये आपको 15 मिनट का टाइम हाँ, दिया गया? मुझे 15-20 मिनट में यू हैव टू सिंग। मैं बोला अच्छा। मैंने देखा शो में कैसे गाते हैं अपन, मस्ती करते ना, वैसे ही गाना है, मस्ती, फुल मस्ती। तो बोला ठीक है। अब वो लिरिक्स मैंने देखे, सुन रहा हूँ मैं, गाना याद करने की कोशिश कर रहा हूँ। और मेरी आदत है, मैं गाना सीखने में ना बड़ा, मतलब मुझे जल्दी सीखने की आदत है, तो मैं फटाक से समझ लेता हूँ गाने को। पता नहीं अच्छी बात है खराब है, बट वो एक चीज़ है कि मेरे को बैठ जाती है दिमाग में। तो मैं गया माइक पे। अब जो वो स्केल था ना, शंकर जी मुझे बार बार पूछ रहे स्केल ठीक है ना, मैं बोला हाँ सर बराबर है। तो मेरी आवाज़ जब मैंने गाना शुरू किया तो वो क्रैक होनी शुरू हुई। बिल्कुल बहुत ऊंचा था वो गाना, और शंकर जी ने ही स्क्रैच गाया था वो। ओह, अब उनकी आवाज़ का तो कोई मतलब अंत ही नहीं है, वो शंकर है। तो जब मैंने पहला लाइन गाया ना, उन्होंने बोले रुक 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 रुक, बोला सर नहीं नहीं मैं गा लूँगा, नहीं नहीं अभी थोड़ा वार्म अप हो जाए। अरे पागल है क्या, ये स्केल में मैंने ऐसे ही गाया था, ये तू इस काम कर, इसको हाफ स्केल नीचे कर। उन्होंने वो हाफ स्केल नीचे करवाया, उसको मेरी कंफर्ट स्केल में डाला। कंफर्ट स्केल में भी वो बहुत ऊंचा था मेरे मतलब रेंज के जो सिंगर्स हैं उनके हिसाब से। फिर मैंने वो गाना रिकॉर्ड करना शुरू किया, पूरा गाना हो गया। उसके बाद वो गाना सुन रहे हैं तो 15-20 मिनट ही लगे, बिकॉज फटाफट वो जो मस्ती थी वही सब करना था, और प्रॉपर वो एक्सप्रेशंस जहाँ पर वो जब वो सिखाते हैं तो आपको समझ में भी आती है चीज़ें कि क्या वो बता रहे हैं। जब मैं बाहर आया तो मैं वो जो इंजीनियर बैठे थे ना, उनको मैंने प्यार से बोला कि भैया मैं ना आज थोड़ा कॉन्फिडेंस नहीं था, प्लीज़ कल अगर आप वापस मेरे को बुलाओगे ना, मैं अच्छे से। बोले तो टेंशन मत ले, कभी कभी ऐसी आवाज़ चल जाती। ना ठीक है, मुझे पता ही नहीं कौन सी फिल्म है, कौन हीरो है, क्या है पता नहीं। कट्टू 1 साल हो गया था शायद वो गाना रिकॉर्ड करके, या 8 महीने। भाग मिल्खा भाग जस्ट अनाउंस हुई थी और मुझे ये पता चला था कि इस फिल्म का गाना है। और जब वो गाना रिलीज़ हुआ ना, तब वो फरहान अख्तर पे वो वही आवाज़ चिपक के बैठी थी। तो वो तो चिपकी वो हुई आवाज़ एक बार लोगों को ऐसा लगने लगा कि फरहान अख्तर ही गा रहा है शायद। हाँ तो या ये कभी कभी हो जाती है, जो आपको लगती है वो चीज़ गलत है लेकिन वो सही हो जाती है। पर किस्सा तो हो बट वो गया। गलत ही था जो मैंने किया था, ऐसा कभी नहीं करना चाहिए। ऐसा कभी नहीं करना चाहिए, लेकिन अब किस्सा हो गया। गाना आना चाहिए। गाना तो याद ओए हवन कुंड मस्तों का झुंड सुन सान रात, अब ऐसी रात रख दिल पे हाथ हम साथ साथ, बोलो क्या करेंगे, हवन करेंगे हवन करेंगे हवन करेंगे। ओ जीव जंतु सब सो रहे होंगे, भूत प्रेत सब रो रहे होंगे, ऐसी रात सुन सान रात रख दिल पे हाथ हम साथ साथ, बोलो क्या करेंगे, हवन करेंगे हवन करेंगे हवन करेंगे। ये देखिए, मैं इतना परफॉर्मेंस में नहीं हूँ जितने आप हैं, लेकिन हाँ हम लोग के साथ, ये परफॉर्मिंग आर्टिस्ट के साथ ये तो है कि जहाँ भी जाते हैं हमको अपना टेस्ट देते रहना पड़ता है। हाँ बिल्कुल। मैं तो आपको किस्सा बताता हूँ। मैं राष्ट्रपति भवन में गया था एक बार, इनवाइटेड था वहाँ पर। तो मैं दरबार हॉल में, अशोक हॉल में खड़ा हुआ था। मैं देख रहा हूँ यार क्या इतिहास है इस जगह का, क्या क्या चीज़ें इन दीवारों ने देखी हैं। तभी पीछे से कोई आता है, आप वही है ना जो बिग बॉस में आवाज़ देते हैं? मैंने कहा एक बार बोल के बताइए। लेकिन ये ऊपर वाले की दया है कि ऐसा कुछ है जो लोग मतलब बोल देते हैं ये करने मेरे को। साथ भी, मतलब अब कभी कोई घर में गए हो, किसी से मिले हो तो अलग चीज़ है, कोई फैमिली से मिलते हैं या फ्रेंड से मिलते हैं, यार एक गाना सुना ना, तो वो अलग चीज़ है। जी जी। बट ये जो आपके साथ हुआ वो मेरे साथ भी ऐसे रैंडमली, एक बार ऋषिकेश में मैं कोई गाने की शूट के लिए गया था, और हम 3 म्यूज़िक कंपोजर्स और मैं साथ में हम घूम रहे थे वो घाट पे गंगा किनारे। तो वहाँ पे कोई 1-2 अंकल लोग मिल गए जिनको पता चल गया कि मैं सिंगर हूँ, मैं दिव्य कुमार। तो वो आए, वो गुजराती थे बीच। अरे आप तब गुजरात, वो दिव्य भाई है ना, दिव्य भाई, दिव्य कुमार। मिला हाँ सर, एक फ़ोटो ले लो, फोटो इधर आ, इधर। वो फ़ोटो खिला, बोले यार वो गाना सुना के बता। मैं ला, अरे यार पागल है क्या, इतनी भीड़ है यहाँ पर, इतने सारे लोग हैं। मैं बोला सर सॉरी मैं गाना नहीं सुना, तो मैं ऐसे आगे चला गया था। और यही लोग हैं जो आगे कहेंगे कि अरे हाँ बेकार है आदमी है, घमंडी है बहुत उनको ही। क्या पता यार। अभी हर चीज़ का एक एक समय होता है। अब भीड़ भाड़ में वो आवाज़ जो आप सुनना चाह रहे हो वो नहीं सुनाई देगी आपको। फिर आप जाके कहोगे अरे वो तो माइक में ऑटो ट्यून करके करता। हाँ वो तो होता ही है ऐसा।
अभी बड़े अच्छे अच्छे एक्सपीरियंसेस और कुछ ऐसे इमोशनल एक्सपीरियंसेस की भी बात करी हमने, पर इंडस्ट्री में ख़राब एक्सपीरियंसेस भी हो जाते हैं। मैं भी इस इंडस्ट्री से 6 साल से एक्टिंग कर रहा हूँ, तो काफ़ी चीज़ें, प्रोजेक्ट्स शुरू होते हैं, खत्म हो जाता नहीं होते हैं ख़त्म, या कभी रिलीज़ ही नहीं होते हैं, पॉलिटिक्स बहुत है। है। कभी कुछ ऐसा फेस किया? हाँ सर, वो रोज़ करते हैं वो तो। और आप भी टेक्निकली आउटसाइडर ही हो। हाँ, मतलब आउटसाइडर एज इन लोगों को ऐसा लगता होगा कि मेरी फैमिली म्यूज़िक में है तो मेरे लिए आसान रहा होगा, बट वो दिखता आसान है। मेरे पापा ने कभी बचपन में किया होगा कि मेरा बेटा गाता है, बट जब मेरी ये सेकंड जो आवाज़ चेंज होने के बाद वाली जो जर्नी थी ना, उसमें पापा ने हमेशा यही बोला था कि जब भी कोई भी काम मिले जाके अपना अपना क्राफ्ट, अपना काम पहले प्रूव करो लोगों को। कभी ये मत बताओ कि आप कौन सी फैमिली से हो, बिकॉज कभी ना कभी हमारे फैमिली के साथ यही हुआ कि हम बताते, किसी को पता चले ना तो वो आगे नहीं आने देते हैं। ऐसे भी होती है ना पॉलिटिक्स फैमिलीज़, म्यूज़िकल फैमिलीज़ में होती है, मतलब मैंने तो देखी है बचपन में। तो इस चीज़ का मैं बड़ा ध्यान रखता था, मैं किसी को पता ना चले कि मैं एक म्यूज़िकल फैमिली से बिलोंग करता हूँ। तो बहुत रिसेंटली अन्नू जी के साथ में मैंने जब पहली बार उनके लिए गाना गाया था, तो अनु मलिक जी। बिकॉज अन्नू मलिक सर के साथ में पापा, मेरे चाचा, ये लोग सब टूर करते रहे गानों, मतलब बजाया है गानों में, और शोज़ लाइव का काफ़ी किए हैं। तो उन्होंने जब मेरी आवाज़ सुनी ना, तो पहली बार उनको पता नहीं था कि मैं किस, मतलब यहाँ से हूँ या कहाँ। तो वो मेरे से पूछते जा रहे हैं बार बार कि तुम कहाँ से हो। मैंने सर बॉम्बे से ही हूँ, मैं बॉम्बे में ही पला पड़ा हूँ। बट नहीं, तेरी आवाज़ कुछ वैसी लग रही है, तो जुड़ा हुआ आदमी लग रहा है ये वो। बोला हाँ सर, मैं गाता हूँ, बस बचपन से ही गा रहा हूँ। फैमिली में कोई है? मैंने नहीं नहीं नहीं, ऐसा कुछ। करते 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 मैं अपना गाना गा रहा हूँ, फिर मैंने गाना रिकॉर्ड कर दिया, सब कुछ हो गया। उसके बाद उन्होंने मुझे बोला, बट तू मेरे को बता, तेरे फैमिली में कोई है, मतलब ये खनक जेरी आवाज़ में है, ये है वो है। तो मैंने बोला सर, मैं भगवान का बेटा हूँ। अच्छा, नवीन तेरा क्या लगता है? मैंने, मेरे चाचा हैं। अरे ये तेरा कौन लगता है? ये मेरे ये। अरे तू तो यार अपने घर का बच्चा है ये। तो ये वो काफ़ी खुश हुए। तो ऐसे इंस्टेंसेस हो कभी। उसके अलावा कोई ऐसे जो काम के लिए बुलाते हैं उनको, दे आर नॉट वरीड अबाउट कि तू कौन से ख़ानदान से आया, तू क्या नहीं, मतलब तेरे पीछे कोई है या नहीं है। तेरे पास टैलेंट है तो वो अपने लिए टैलेंट के लिए ही आपको बुलाते हैं। तो मेरे साथ में ऐसा ही हुआ है, हर जगह जहाँ पर भी मैं गया हूँ, मुझे मेरी आवाज़ सुनकर ही लोगों ने मुझे बुलाया है। और वैसा ही हमेशा आज भी ऐसा ही रहा है कि मतलब कोई ख़राब एक्सपीरियंस नहीं हुआ है कि कोई नेपोटिज्म का? वो तो सर, वो तो अभी भी चल ही रहा है। ख़राब एक्सपीरियंस तो हम रोज़ गुजरते ही हैं। मतलब अब तो मैं जितने लोगों के लिए मैं गाता हूँ, मैं सचिन जिगर के साथ, अमित सर के साथ, शंकर एहसान लॉय के साथ, मैंने बहुत सारे कंपोजर्स के साथ काम, इवन साउथ इंडस्ट्री में उनमें भी मैंने तमिल, तेलुगु, मलयालम बहुत सारे गाने गाए हैं। और बहुत बड़े बड़े गाने गाए हैं मैंने, जूनियर एनटीआर के लिए, महेश बाबू के लिए। तो हर जगह इतना सब कुछ करने के बाद भी आज गाना रिप्लेस हो सकता है। ये चीज़ तो है ही है, ये तो कभी भी हो सकता है। बिकॉज आज म्यूज़िक का जो पावर है ना, वो कोई और हाथों में चला गया। जो मुझे ऐसा लगता है कि बहुत अलग लोग इस इंडस्ट्री को चला रहे हैं, जिनके लिए नंबर्स और मार्केटिंग बहुत इम्पोर्टेंट है। तो कमर्शलाइज ज़्यादा हो गया। हाँ, कमर्शलाइज ज़्यादा हो गया। हाँ, हर तो चीज़ पैसा हर ही। चीज़ पैसा और नंबर्स, और यही है। मतलब आप कुछ यूनिक नहीं ढूंढना चाह रहे हो, या आप यही लोग के साथ काम करना चाह रहे हो। जो आजकल लेबल्स ने भी अपने आर्टिस्ट साइन किए हुए हैं ना, तो मतलब ये कैसे, क्या? म्यूज़िक लेबल्स जो हैं, हाँ। उन्होंने भी अपने आर्टिस्ट साइन किए हुए हैं। कि इन्हीं के साथ काम करेंगे। हाँ, इनके साथ में ही इनकी लेवल के जो भी गाने होंगे वो यही सिंगर्स गाएंगे। अच्छा, फॉर एग्जांपल एक्स म्यूज़िक कंपनी है, हाँ, मैं फिल्म लेके जाता हूँ, मैं कहता हूँ भाई नीलेश को आप गवाइए गाना, या दिव्य से गवाइए गाना। वो कहेंगे नहीं तो साहब, नहीं, पहले ये ये गाने गाएंगे, ये सारे गाएंगे। हाँ। इसके बाद अगर कोई नहीं मिला तो हम बाहर से देखें। तो हुआ ऐसा मेरे साथ 2-3-4 बार इंस्टेंसेस हुए हैं ऐसे कि नहीं उनके लेवल में से कोई गा पा रहा है तो मुझे गाना पड़ा।
तो वैसा भी हुआ है, बट है अभी आज ये इनसिक्योरिटी आर्टिस्टों के अंदर ही हो चुकी है, इसीलिए लोग साइन कर लेते हैं ना कि यार अगर नहीं साइन किया तो हमको गाना नहीं मिलेगा। लेकिन मैं लकीली उस एरा से शुरू हो चुका था जब ये सारी चीज़ें इतनी ज़्यादा उफान पर नहीं चढ़ी थी। सरलता से लोग बस टैलेंट को सुन के आपको गवाते थे और प्रोड्यूसर डायरेक्टर्स खुश होते थे, हाँ ये नया आवाज़ है, अच्छा लग रहा है। बहुत सारे ऐसे लोग भी हैं, एक्सेल प्रोडक्शन है, YRF है, जो हमेशा नए नए टैलेंट्स को लेकर आए हैं। अनुराग कश्यप सर की प्रोडक्शंस हैं और बहुत सारे ऐसे प्रोड्यूसर डायरेक्टर्स हैं, दिनेश विजन सर है, जिन्होंने कॉन्फिडेंस नई आवाज़ों को दिया है बहुत, और इस वजह से ही हम लोग सस्टेन कर पा रहे हैं। और नहीं तो ये जो भीड़ अभी जो चल रही है ना, इसमें यूनिकनेस गायब हो चुकी है। आपको हर आवाज़ अरिजीत की कोई कॉपी लगती है, हर आवाज़ में आपको दर्द और रोना धोना ही दिख रहा है। तो यूनिकनेस मेरे को लगता है वो थोड़ी सी हिल चुकी है, थोड़ी कहीं और पे थोड़ा सतही भी हो गया, थोड़ा सरफेस, मतलब डेप्थ थोड़ी कम हो गई है। बिकॉज आज मैं बीच में तो 1 मिनट का म्यूज़िक मांग रहे थे ना लोग, कि इंस्टाग्राम रील पर कौन सी चीज़ हैम्पर होगी, उतना ही गाना उनको हिट चाहिए क्योंकि वो आज जितने भी गाने आप सुनोगे ना जो इंस्टाग्राम रील पर चल रहे हैं, उसके आगे पीछे का आपको याद ही नहीं है। हाँ, रिकॉल वैल्यू बहुत कम हो गई। हुक पे काम चल रहा है, तो हुक हिट हो गया मतलब आपका गाना हिट हो गया। उसके पहले का मुझे बहुत सारे गाने ऐसे आज भी शोज़ पे गाने पड़ते हैं जो पहले की 4 लाइन पता ही नहीं हो, खाली वो पता है कि जो दिमाग में लोगों ने डाल दिया है, हैम्पर कर दिया आपको। तो वो एक दौर है अभी। तो म्यूज़िक पहले अन्नू मलिक सर ने ही 15-15 मिनट के 2 गाने बनाए। बॉर्डर में एक गाना था, LOC में एक गाना था 15 मिनट का, जो आज छाँट छाँट के 2 मिनट 3 मिनट का हो गया कि इससे ज़्यादा म्यूज़िक नहीं होना चाहिए। आज एक अंतरा भी लोग सुनते हैं, बहुत बड़ी बात है। पहले 5 अंतरे होते थे। आपको कभी किसी ने नहीं अप्रोच किया कि आ जाओ हमारे साथ, किसके साइन कर लिए? लें, हमारे लेवल के साथ जुड़ जाओ? नहीं हुआ है, बहुत बार हुआ है, मतलब बहुत बार नहीं, एक बार तो सभी को पूछा है, बट मैंने नहीं सोचा कभी इसके बारे। तो उन लोगों ने कभी खुन्नस नहीं खाई नहीं कि अच्छा तुमने नहीं साइन किया? खुन्नस क्या खाना है, मतलब वही है कि आप प्रोपागेंडा वाला जो हैम्पर वाला म्यूज़िक है ना, उसका मैं पार्ट नहीं हूँ। तो लोगों को ये लगता है कि यार गाने कम हो गए। मैंने कम नहीं हुए, मैं क्वालिटी काम ही कर रहा हूँ। मतलब मैं बहुत डिवोशनल काम बहुत ज़्यादा कर रहा हूँ, बहुत ज़्यादा नए जो लोग आ रहे हैं ना उनके साथ में भी काम कर रहा हूँ। बट वही होता है कि नए लोग भी बेचारे बड़े लेबल्स के पास चले जाते हैं ना, तो फिर उनके साथ में वो प्रॉब्लम हो जाती है। लेकिन ऐसे लेबल्स के लिए भी मैंने गाया बिना साइन होते हुए, क्योंकि पता नहीं फिर वो ऑप्शन शायद नहीं हुआ, या फिल्म के लिए वो ज़रूरत थी मेरी आवाज़, वो यूनिकनेस जो है वो uniqueness। चाहिए। डिवोशन की बात करिए आपने, आप एक्सप्लोर कर रहे हैं डिवोशन, सूफी, ये डिवोशनल तो सर अब क्या है ना, वो आ ही जाता है। अब Obviously, वो right. अब गणपति आ रहे हैं तो मेरे कम से कम 6-7 गाने रेडी हैं जो रिलीज़ हो चुके हैं ऑलरेडी। 4-5 तो और आने वाले होंगे, जिसमें मैं खुद भी एक गाना मेरे चैनल से रिलीज़ करूँगा, मेरा कंपोज किया हुआ। तो कोई गणपति का कोई रिलीज गाना, ताकि ये पॉडकास्ट भी थोड़ा शुभ हो जाए। गणपति का मतलब बहुत सारे गाने, या मैंने कोई- बचपन में एक गाना कोई गाया भी, था जो बहुत बड़ा हिट गाना था। ठीक है। अशी चिक मोत्यांची माळ होती ग 30 तोळ्याची ग, चिक मोत्यांची माळ होती ग 30 तोळ्याची ग, जसा गणपतीचा गोंडा चौरंगी लाल बावटा ग, गणपतीचा गोंडा चौरंगी लाल बावटा ग। क्या ये मैं जब छोटा था मैंने पहली बार गणपति का ये गाना गाया था। बहुत अलग वर्जन्स थे इसके, एक वर्जन मेरा भी था। सो या गणपति पापा हम सबके लाडले प्यारे हैं। तो अब मैं हर साल कोशिश ये करता हूँ कि मैं अपने ही दम पे या अपने ही लेबल पे या चैनल पे सेल्फ प्रोड्यूस्ड एक गाना गणपति जी के लिए हमेशा रिलीज़ करूँ। क्या तो दिस इज़ माई 2nd ईयर आई थिंक। अब दूसरा, मतलब वैसे बहुत सारे लेबल्स के लिए मैं गा चुका हूँ, पर मेरे चैनल के लिए अब मैं ये रखूँगा कि मैं डिवोशनल में
हर त्यौहार पे कुछ ना कुछ कुछ ना। गाना रिलीज़ किया। और सूफीज़्म की तरफ? सूफीज़म वो तो शोज़ में मैं करता हूँ ज़्यादातर, या कोई गाना बॉलीवुड का मिल जाए अच्छा तो वो उसमें हम गाते हैं, बट इंडिपेंडेंटली उसकी एक अलग जर्नी मुझे बनानी है, तो अभी उसके ऊपर भी उस तरफ काम, जाएंगे। हाँ उस तरफ भी जाना है कि अपने लेवल पर ही कुछ करूँ। और ये नॉन बॉलीवुड और इंडिपेंडेंट जो प्रोजेक्ट्स आप करते हैं जब, तो वो ज़्यादा सेटिस्फाइंग होते हैं? बहुत बहुत सेटिस्फाइंग थे। satisfying। मैं कभी कभी ऐसे गाने गा रहा हूँ तो अभी मैंने एक जैन भजन गया, महावीर जैन भगवान के लिए कोई गाना गाया था, तो वो गाना गाने में इतना टाइम लगा बिकॉज बहुत बारीकी, हरकत, मुर्खियाँ, गायकी, ये सारी चीज़ें उसमें थी। तो बड़ा खुश हुआ मुझे, मैं बहुत खुश हुआ कि यार यहाँ पर कुछ गाने का मौका मिलता है। थोड़ा टाइम लग रहा है गाने में, थोड़ा समझने में, थोड़ा सब कुछ करने में, तो कभी कभी होता है ऐसा डिवोशनल और कुछ इंडिपेंडेंट गाने ऐसे मिल जाते हैं जिसको गाने में बड़ा मज़ा आता है, जो बॉलीवुड में बहुत रेयर हो रहा है आजकल। और कुछ ही लोग हैं जो अच्छा ओरिजिनल काम कर रहे हैं, और मैं उनके साथ में जुड़ा हुआ हूँ, तो वो बहुत मेरे लिए एक ब्लेसिंग है कि मैं बहुत अच्छे अच्छे लोगों के साथ जुड़ा हूँ लाइफ में। बहुत कम है लेकिन बहुत अच्छे लोग, तो आई एम रियली सेटिस्फाइड विद व्हाट आई हैव। और सच। जो जर्नी आगे मैं सोच रहा हूँ, और इंडिपेंडेंटली या जो भी चीज़ें, बहुत सारे कोशिश मैंने करके देखी है लेबल्स को अपने इंडिपेंडेंट गाने पिच करने की, बट कुछ नया करने के चक्कर में सब पुराना ही कर रहे हैं, जो चल रहा है ना उसी की दौड़ में उसी लगे को हुए। कॉपी किया जा रहा है। तो मैं ये कोशिश करूँगा भगवान मुझे इतना आशीर्वाद दे कि मैं खुद ही वो चीज़ प्रोड्यूस करके आगे चलता रहूँ। आपने कहा कि कुछ लोगों के साथ तो आप जुड़े हुए हैं, कोई ऐसे विश लिस्ट में भी है जो जिनके साथ अभी तक रहमान साहब ऑफ आपने कोर्स बताया? रहमान सर है, हाँ। और बहुत सारे लोग, मतलब मैं सोचता हूँ कि कभी कभी नए लोगों के साथ जुड़ूँ ज़्यादा, बिकॉज नए कंपोज़र जो जेन्युइनली बहुत अच्छे कंपोज़र्स हैं, जिनके ऊपर कोई प्रेशर नहीं होता है, जो ऐसे डिवोशनल गाने बनाते हैं या इंडिपेंडेंट गाने बनाते हैं, वो बहुत अच्छा काम करते हैं। और अभी फ़िलहाल रहमान सर हैं जिनके साथ में अभी तक कोई कोलैबोरेशन हुआ नहीं है, बट वही है मेरे लिए, वो बुलावे जैसा है कि बुलावा जब आएगा तब हम जाएंगे। जब तक हम अपने आप को प्रूफ करते रहें कि ऐसा कोई गाना उनके सामने आए जो उनको लगे कि हाँ इसको बुलाना तो चाहिए, आज तो मैं उसी मैनिफेस्ट की कर कोशिश देते हैं, करता हूँ। हाँ हाँ। हम सब मिल के मैनिफेस्ट करते हैं कि भाई ये विश जल्दी पूरी एंड हो तो या कुछ तो मैजिकल हो। मेरे लिए, मैं सबसे ऊपर मेरा लिए वो शाहरुख खान थे मेरे लिए, कि मैं उनके लिए कभी कुछ गाऊं या उनसे मेरा जुड़ाव, बिकॉज मैंने बचपन से एक ही इंसान का जो लॉयलिटी फ़ैन होता है ना, जब से होश संभाला मैंने उन्हीं को देखा है, सर्कस से लेके तब से, तो मेरे लिए वो उनके उनके साथ की जो कनेक्शन है ना वो अलग है। तो मैं अपनी लाइफ को भी उसी तरीके से देखता हूँ, इसीलिए मैं कभी बोलता हूँ ना, डिप्रेशन हुआ या दुख हुआ, उन उस पूरी जर्नी में शाहरुख खान हमेशा मेरे साथ। मैं जब रिजेक्ट होता था ना इंडियन आइडल और ये सारी चीज़ें, मैं मन्नत के बाहर जाके रोता था, और जब मैंने पहली बार वर्ल्ड कप का गाना गाया था ना, मैं पैदल मन्नत गया फिर रोया थैंक यू बोलने के लिए। वाह। तो मेरे लिए वो वाला कनेक्शन है। तो जब उनके लिए मैंने ज़ीरो में जब मैंने गाना गाया था, हाँ पहले तो पहले गाना। मदवा पी के प्रेम का हम है तनिक बोरा ऐसे, वो मासू का यार हम हैं बीच ना कोई आए रे, उसके नैना नीट दारू से गजब चढ़ जाए रे, हमरी है वो तब से जग में आशिक आए रे, कसम से धर्म से कसम से जियरा चकना चूर है, इशकबाजी में कसम से जियरा चखना चूर है, इशकबाजी में। वाह। ये ज़ीरो फिल्म का गाना था, एंड या दैट वाज माय फर्स्ट सॉन्ग उनकी फ़िल्म के लिए। आई थिंक प्लेबैक मैंने अभी तक नहीं किया है, बट होपफुली आगे कभी मौका मिलेगा। पर सो या मेरी लाइफ में उनका एक इम्पोर्टेंस बहुत रहा है और हमेशा रहेगा। एंड अगेन रहमान सर भी उसी तरीके के डिविनिटी में आते हैं कि उनके पास जाने के लिए यू हैव टू प्रूव योर सेल्फ कि हाँ मैं आपके पास अब जा सकता हूँ। सो
ऐसे बहुत सारे, विशाल शेखर के लिए भी मैंने 1-2 गाने गाए, बट आई वुड लाइक टू सिंग मोर फॉर देम एंड यस। हम लोग शुरू में जब पॉडकास्ट शुरू होने से पहले बात कर रहे थे कैसे आपके पिताजी के पास लोग आते थे कि हमें एक गाना सिखा दीजिए। आजकल बड़ा क्विक फिक्स का ज़माना चल रहा है, हर इंसान हर चीज़ बड़ी जल्दी में करना चाहता है, पर कोई भी फन जो है वो ऐसे नहीं आता है। जैसे लोग कहते हैं ना, अरे गॉड्स गिफ्ट को भी होन करना पड़ता है, गॉड्स गिफ्ट को भी तराशना पड़ता है। कितनी ज़रूरत है तराशने मेहनत करने की? बहुत ज़रूरत है सर। आप बोल रहे हैं जो फास्ट फूड हानिकारक होता है ना, खाने में तो मज़ा आता है, बट आपकी सेहत का ध्यान तो वही खाना रखता है जो आपको बोरिंग लगता है। बिल्कुल। तो रियाज वो सेहत है जो आपको लाइफ लॉन्ग संभाल के रखेगी। ये फास्ट फूड वाले जो है ना, वो आते हैं फटाफट गायब हो जाते हैं सर। उसकी कंसिस्टेंसी जो बोलते हैं ना, जैसे मेरा पहला गाना रिलीज़ हुआ था ना, इशक ज़ादे, जब बड़ा गाना था बहुत, मैं तब भी 1200 रुपये में शोज़ कर रहा था, 1500 रुपये में शोज़ कर रहा था। तो मेरे आजू बाजू के लोग बोलते हैं यार ये गाना अगर हमको मिलता ना, इसको कहाँ से कहाँ लेके जाते। तो मेरा यही जवाब होता था, मैं एक गाना गाने के लिए नहीं आया हूँ इंडस्ट्री में, मुझे बहुत सारे गाने गाने हैं, मुझे ज़िंदगी भर गाने गाने। तो वो फास्ट फूड वाला जो सीन है ना इस इंडस्ट्री में, अपनी हुनर के साथ में आप नहीं कर सकते। यू हैव टू कीप ऑन क्राफ्ट के ऊपर काम करते रहना पड़ेगा। दैन बहुत कम किया मैंने कुछ क्राफ्ट के ऊपर काम, मुझे ऐसा लगता है मैंने ना क्लासिकल सीखा है ना मुझे समझ है उस चीज़ की, लेकिन जितना भी मैं कर पाता हूँ ना वो अपनी समझ के हिसाब से कर। मुझे भी तराशने की बहुत ज़रूरत है। मुझे भी अब ये जो जर्नी सेकेंड हाफ ऑफ मेरे कितने 12-13 साल हो चुके हैं मुझे इंडस्ट्री में, जो मैं अभी तक गा रहा हूँ कुछ ना कुछ। मुझे गाने को OTT में बहुत सारे गाने रिलीज़ होते हैं नए नए, एंड बहुत सारे OTT के नए आर्टिस्ट हैं जिनके साथ कोलैबोरेट करने में मज़ा आ रहा है। तो OTT के कुछ प्रोजेक्ट्स बताइए ना। पंचायत है, गुल्लक है, वो बहुत सारे हैं। मतलब कभी कभी कोई भलता किसी का फ़ोन आता है, तेरा वो वेब सीरीज़ में एक गाना है, बहुत अच्छा गाना है। तो अनुराग साइकिया है, नीलोत्पल बोरा है, ये लोग बहुत अच्छा काम कर रहे हैं OTT पे। क्या TVF का मैं बहुत बड़ा फ़ैन हूँ, तो TVF के बहुत सारे क्या बात सीरीज कर रहे हैं? अभी TVF की मेरी वेब सीरीज आई है MX प्लेयर पे, सेना करके। अच्छा, गार्डियन तो ऑफ अब मैं नेशन देखूंगा सेना, फिर। प्लीज़ देखिएगा। मैंने TVF का कुछ नहीं छोड़ा है। अरे तो फिर ये वेब सीरीज आप मत छोड़िएगा, बिल्कुल, और जब देख के आपको पसंद आ जाए तो टैग ऑफ करके कोर्स, वो तारीफ तो कर दीजिएगा। आँख बंद करके पसंद है, बिकॉज कंटेंट वाइज दे आर सुपीरियर बहुत ज़्यादा। सो या वो तराशने की बात हो रही थी, तो वो तराशने की बहुत ज़रूरत है। एंड जो मैं हमेशा लोगों को बोलता हूँ कि ठहराव है ना बहुत ज़रूरी है लाइफ में। जो हर फील्ड में अब पेशेंस खो रहा है। हम टेस्ट मैच से हट चुके हैं, हम T20 पे ज़्यादा ध्यान दे रहे हैं। अच्छी बात है, वो एंटरटेनमेंट के लिए अच्छा है, लेकिन असली क्रिकेट तो टेस्ट मैच है। तो ये टेस्ट मैच ही है। बॉलीवुड में अगर आप सिंगर बनना चाहते हो, यू हैव टू सस्टेन कितना कर पाते हो। गाना तो आपको मिल ही जाएगा। बहुत ओवरनाइट सेंसेशन बनने वाले भी बहुत सारे लोग हैं। एक गाना हिट होने के बाद में 5 करोड़ रुपया मांग रहे हैं या 10 करोड़ रुपया मांग, बट वो अरिजीत बनना बहुत डिफ़िकल्ट है, जो असिस्टेंट बनते हुए म्यूज़िक को इतना बारीकी से उसने समझा है। वो समझने की कोशिश आज भी करते हैं। जब जितना भी मैं उनसे मिलता हूँ, जितनी बातें होती हैं, कि वो काट काट के अपने आप को आगे लेके जाना, आज भी वो सीख रहे हैं इन सब चीज़ों। फिर वो एक ही बनता है, फिर उसके बाद फिर वो जो भी उसको मिल रहा है, जो भी हम खबरें सुनते हैं, वो उसकी वो मेहनत है, उसकी वो जर्नी है जो उन्होंने बनाई है। तो आपको डिसाइड करना है कि आपको फास्ट फूड बनना है या आपको सेहतमंद खाना खाना है। नहीं, बहुत बढ़िया एक बात कही आपने टेस्ट मैच और T20 की। वो T20 में भी जो फैंसी शॉट लगाता है, उस फैंसी शॉट के पीछे वो रोज़ के 1,000 बॉल जो बोरिंग, बिल्कुल, उसके पीछे वही है। तो बोरिंग काम करना पड़ेगा अगर फैंसी काम करना। बोरिंग काम तो करना ही पड़ेगा। वो रियाज बोरिंग लगता है ना। रियाज 2 घंटा बैठ के एक ही सुर लगाओ, ताने मारो, पलटे मारो, ये करो वो करो, बट वो आपकी गले को वो जान देता है जो आप सालों तक चलते जाएंगे उसमें।
और वही कंसिस्टेंसी आपकी बरकरार रखेंगे। इसीलिए तो आप देखो आशा जी आज भी गाती हैं। क्या बात। कुछ रॉ आवाज़ें हैं जिनकी आवाज़ ही ऐसी है जो सदियों तक गा सकते हैं, वो वैसा ही गाएंगे। Yeah. कभी जो नहीं सीखा होगा ना, उस एक सर्टन एज के बाद में उनकी आवाज़ों में ख़त्म हो जाएगी वो चीज़। लता जी थी, आशा जी थी, हैं जो अभी तक गा सकती हैं, तो वो रियाज ही है जो उनको यहाँ तक गवा। हम तो बहुत छोटे हैं अभी, तो हम तो बहुत कुछ करना बाकी है, बट ऐसे ऐसे लोग हैं जिनको आप आइडलाइज कर सकते हो। तो मैंने बहुत सारे ऐसे लोगों को चुपके से आइडलाइज किया, मैंने किसी को बताया नहीं कि इनको मैं आइडल या इनको सुनता हूँ या इनकी चीज़ों को मैं फॉलो करता हूँ। बट ऐसे बहुत सारे लोग हैं जिनको देख देख के मैंने बहुत सारी चीज़ें अलग अलग सीखी। फिल्म और ओटीटी का फ़र्क, फिल्मों में गाया आपने, ओटीटी में गाया है, कोई फ़र्क है या? फ़र्क बहुत चीज़ें हैं, मतलब मेजर चीज़ें हैं कि ओटीटी के गाने प्रमोट नहीं होते हैं, ओटीटी का एल्बम रिलीज़ नहीं होता शायद। प्रोसेस में कोई फ़र्क नहीं। प्रोसेस में कोई फ़र्क नहीं, गाने अच्छे बनते हैं, गाने बहुत अलग अलग तरीके के बनते हैं। अभी तक वो रीमिक्स वाला कल्चर इसमें आया नहीं है, तो उसके लिए बचे हुए हैं। टचवुड। एंड बहुत नए नए लोग आ रहे हैं, बहुत नए म्यूज़िक कंपोजर्स हैं जिनको मौका मिल रहा है, बहुत अलग तरीके का म्यूज़िक बना रहे हैं। सो मज़ा आता है एंड पैसा भी देते हैं सबसे इम्पोर्टेंट है, क्योंकि बॉलीवुड में ना तो होए भजन गोपाला। बॉलीवुड के भरोसे अगर मैं घर चलाने की बात करूँ तो वो कभी नहीं चल पाएगा, बिकॉज हम यहाँ पे दोस्ती यारी और रिलेशन और ये सारी चीज़ों को मेंटेन करने के चक्कर में बहुत सारी चीज़ें कर देते हैं जो पहले नहीं होता था। पहले एक सिंगर का एक ओहदा होता था, जो आज बहुत मीडियोक्रेसी सी ने ना बहुत सारी चीज़ों को चेंज कर दिया है। तो आप बहुत सारे लोगों को भुगतना पड़ता है उस चीज़ के लिए। सो है कुछ कुछ चीज़ें हैं जो बॉलीवुड में अच्छी है, क्योंकि आपको नाम और फेस बॉलीवुड से मिलता है। एंड बॉलीवुड का कभी भी यू नो वी कैन नॉट क्रिब कि ऐसा हो रहा है वैसा हो रहा है, बिकॉज वही एक चीज़ है जो हमारी हिंदुस्तानी फिल्म इंडस्ट्री की सबसे बड़ी चीज़ है और जिसकी रीच सबसे ज़्यादा रीच है। म्यूज़िक एक ऐसी चीज़ है जो सब जगह छाता है। ठीक है, कुछ ऐसा टाइम आया है थोड़ा सा ओमिट हो सकता है, बट अच्छी चीज़ें हैं रहेंगी और वो चलती रहेंगी हमेशा। तो मैं उसके भरोसे पे उसकी लॉन्जेविटी जो है ना, उसकी जो अच्छा काम है, जो ठहराव वाला काम, वो रहने ही वाला है, वो तो कभी भी नहीं चेंज हो सकता। तो मैं उसकी राह पे चलना चाहता हूँ और वो हमेशा उसी पे चलूँगा। बहुत प्रेशर आता है कभी कभी सोशल मीडिया का, इसका उसका, बट वो मैं अपने तरीके से करना चाहता हूँ। ये नहीं कि यार इसका नंबर इतना होगा तेरा भी होना। नंबर से तो होता तो आज जिसके 400 मिलियन फॉलोवर्स हैं वो स्टेडियम में तो नहीं आ रहे किसी का शो देखने जो बोल रहे हैं कि मेरे 50 मिलियन, इसके मिलियन, वो मिलियन, 50 मिलियन तो शो में ही नहीं आ रहे तुम्हारे, कहाँ से आ रहे फॉलोवर्स? जब स्टेडियम भर दोगे ना तुम अरिजीत सिंह जैसा, या तब वो नंबर काउंट करना बहुत ज़रूरी है। तो मैं वो सोच के करता हूँ। मैं अभी लाइफ में कॉन्सर्ट करना चाहता हूँ अच्छा बड़ा, कभी मौका मिलेगा तो ज़रूर करेंगे। ज़रूर, मौका नहीं मिलेगा वहाँ 5,000 भी आ गए तो बहुत बड़ी बात ना ना, मौका मिलेगा ही, मौके पैदा होंगे आपके लिए। ये ऐसी हमारी गुड विशेस भी हैं, ऐसी हमारी उम्मीद है, ऐसी हमारा आशीर्वाद भी। उम्र में बड़े हैं तो आशीर्वाद भी दे सकते हैं। हमसे संवाद किया आपने, अपनी ज़िंदगी के सुख दुख सब कुछ शेयर किया, बहुत बहुत धन्यवाद। बहुत बहुत शुक्रिया आप बुलाने का, और पहली बार मैं आपसे मिला हूँ। एंड एक बार बिग बॉस की आवाज़ नहीं, बट सर मैं आपसे भी पूछना चाह रहा था कि कैसा एक्सपीरियंस है आपके लिए, कैसा वो लगता है कि आप एक आवाज़ हैं, उसके बाद आइडेंटिटी मिलती है आपको, लोग बोलते हैं कि आपकी आवाज़ बिग बॉस वाली है। आपको कैसा फीलिंग होता है कि आपकी आवाज़ ने आपको पहचान दी, नाम दिया है? जब हम इस इंडस्ट्री में आए थे, मैं कभी एक्टर नहीं बनना चाहता था, मैं कभी वॉइस एक्टर नहीं बनना चाहता था। मुझे नहीं पता था, क्या बात, मुझे पता ही नहीं था कि आवाज़ है और इससे हो सकता है। ये मैंने बोला था ना आपको, लेजेंड्स लोगों को नहीं पता होता है कि वो लेजेंड बनना।
और मुझे तो 29 साल की उम्र तक नहीं पता था. क्या बात है. सो somebody told me and I said अच्छा ये ऐसा. फिर रियलाइज़ हुआ, फिर काम किया. 32 साल की उम्र में चेंज किया करियर. ओह 33 साल की उम्र में मिला बिग बॉस. वाह. ठीक है, आज से 14 साल पहले, 15 साल पहले. हम तो जब हम इंडस्ट्री में आए थे, हम इस उम्मीद से नहीं आए थे कि हम फेमस होंगे. आज से 14-15 साल पहले वॉइस आर्टिस्ट को रिकग्निशन नहीं होती थी. तो हमारी एस्पिरेशन बस इतनी थी कि भाई ये काम करने में मज़ा आ रहा है और इसमें ठीक ठाक पैसे मिल रहे हैं. नौकरी जितने मिल रहे हैं अभी, और शायद बाद में आगे और भी ज़्यादा मिलेंगे, बस इतनी ही थी. तो येस, लेजेंड्स आर डेफिनेटली उनको पता ही नहीं होता है. तो मुझे भी नहीं पता था 29-30 साल तक. 32-33 साल की उम्र में शुरू किया ये करियर वॉइसिंग का. तो 2009-10 में ये ट्रेंड नहीं था कि वॉइस आर्टिस्ट को लोग पहचानते हैं या नहीं पहचानते हैं. तो हमारे एस्पिरेशन ही नहीं थी कि हमें कोई पहचाने. हमारी तो यही था कि हम इसी में खुश थे कि आ गए, ये कर रहे हैं और सुन रहे हैं, कभी बड़ी स्क्रीन पे, कभी छोटी स्क्रीन पे. फिर 2016-17 में किसी ने इंटरव्यू किया और इन्होंने ही किया था. अच्छा. इन्होंने 17 मतलब इंटरव्यू किसी ने पहले किया, इन्होंने जो किया वो फट गया. अच्छा. वो कुछ 1 मिलियन व्यूज़ आज 2017-18 में आ गए उसके. और तब से लोग पहचानने लगे. फिर तो बाढ़ लग गई. फिर तो हर साल जब बिग बॉस आता लोग इंटरव्यू करते और लोग पहचानते. फिर एक्टिंग करनी शुरू करी तो और लोगों ने पहचानना शुरू किया. तो मैं सवाल भूल गया क्या था. जर्नी आपकी. जर्नी कि आपको कैसा लगता है आवाज़ आज आपकी पहचान बन चुकी है? दिव्य इतना अच्छा लगता है. और वो एक ही इंसिडेंस था जब अशोक हॉल में मुझे बुरा लगा कि उन्होंने मुझसे क्यों कहा कि एक बार बिग बॉस को बोल के बताइए. मेरी एक कलीग ने मुझसे कहा कि सर ये तो बहुत बड़ी नेमत है कि somebody can smile, you can put a smile on someone's face. तब से आज तक मैं कहीं भी, वो ट्रेन में भी लोग कहते हैं बोल सुना दो, तो मैं कान में बोल देता हूँ कि सुन लो भाई. बहुत ज़बरदस्त. ऊपर वाले का आशीर्वाद है और कुछ नहीं है. मतलब एक नौकरी कर रहा है, MBA करके नौकरी करता हुआ आदमी आज एक ऐसे मकाम पे जहाँ लोग पहचान रहे हैं उसको. इट इज़ सिंपली अमेजिंग. बट बहुत कमाल का काम है. लोगों को लगता होगा ये बहुत आसान है, बट वॉइस आर्टिस्ट जो होते हैं वो इनकी अलग रियाज होती है जो बहुत तपस्या के बाद आती है कि वो कंसिस्टेंसी को मेंटेन करना सबसे बड़ी बात. क्या आप अभी जो बात कह रहे हैं वो एकदम अलग है. बिग बॉस में जब आप जाएंगे, जब हम जाएंगे तो दोपहर 12 बजे वो हम अलग हो जाते हैं. आगे देखिए. अरे मैं बहुत सारे ये सब भी करता हूँ. मैं शार्क टैंक को छोड़ के सारे रियलिटी शोज़ की वॉइस मैंने की है. अच्छा. इनफैक्ट लास्ट 5 years में कोई रियलिटी शो नहीं है जिसमें आवाज़ ना दी हो मैंने. कमाल है सर. तो चाहे इवन कपिल का, जब कपिल सोनी पे आते थे तो उनकी ओपनिंग और क्लोजिंग मेरी ही होती थी कि आज द कपिल शर्मा शो पर आए दिव्य कुमार, संगीत की लगी महफिल और हुई ढेर सारी मौज मस्ती. तो इस तरह से. बट जाते जाते दिव्य अब छोड़ेंगे तो है नहीं हम. मौका मिला है तो आपकी पसंद के एक तो जी करदा एक सुनेंगे और एक कव्वाली कोई सुनना चाहेंगे. बिल्कुल सर. छल्ली कर दे सीना मेरा, छल्ली कर दे सीना मेरा, छल्ली कर दे सीना मेरा, दाग दे सारी गोलियां ने अज मेरा जी करदा मर जाने, अज मेरा जी करदा मर जाने, मेरा जी करदा मर जाने, अज मेरा जी करदा. तो दिस इज़ अ बिग लव टू सचिन जिगर बिकॉज उन्होंने मेरी लाइफ में बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट रोल प्ले किया एज बिग ब्रदर्स, जिनकी वजह से म्यूज़िक प्रोडक्शन की और समझ मुझे मिली. और ऑफ कोर्स गाने फिर उन्होंने मुझे जो गवाए. एंड बिग लव टू सचिन जिगर एंड प्रिया फॉर मेरे को टीम में शामिल करने के लिए. थैंक यू. एंड कव्वाली आप बोल रहे थे, कव्वाली आप कौन सी सुनना चाहते हैं? देखिए मेरी फेवरेट तो वही है, लेकिन उसके अलावा कोई चौका सूरज. मेरा फेवरेट गाता हूँ जो मैं हमेशा मेरे शो में पहले गाता हूँ, सबसे फर्स्ट गाना. सांसों की माला पे सिमरू में पी का नाम, सांसों की माला पे सिमरू में पी का नाम, अपने मन की मैं जानूं और पी के मन की राम, सांसों की माला पे सिमरू में पी का नाम, सांसों की माला पे सिमरू में
पी का नाम। और जाते जाते एक नुसरत साहब को श्रद्धांजलि। नुसरत साहब को के तो बहुत सारे गाने हैं जो हो अखियां उड़ीक दिया दिल आवाज मारदा, अखियां उड़ीक दिया दिल आवाज मारदा, आजा परदेसिया वासदाई प्यार दा, आजा तैनू अखियां उड़ीक दिया सजना वे तैनू अखियां उड़ीक दिया, डोलना तैनू अखियां उड़ीक दिया, आ सजना वे तैनू अखियां उड़ीक दिया। वाह। थैंक यू। संवाद पर आज हमने बहुत सारी बातें करी दिव्य कुमार के साथ, बहुत सारे गाने सुने, पर मैंने जो एक मेरी बिलीफ थी वो जो रीइंफोर्स हो गई आज, जो मैंने ज़िंदगी में भी सीखा, पर आज दिव्य से बात करके वो बात और पुख्ता हो गई कि हमारा आज अगर आज बुरा है तो ये कभी भी नहीं डिसाइड करेगा कि हमारा कल कैसा होगा। ये सिर्फ और सिर्फ हमारी मेहनत डिसाइड करेगी कि हमारा कल कैसा होगा। हमसे संवाद करने के लिए बहुत 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 धन्यवाद सर। थैंक यू वेरी मच। इट वाज वेरी वेरी स्पेशल मीटिंग यू। थैंक यू सर।